हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर तस्कीर और आप देख रहे हैं WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गूगल ऑक्शन के बारे में, राइट? कि गूगल एड्स के अंदर ऑक्शन क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है और इस स्क्रीनशॉट में मैंने एक कीवर्ड यहाँ पर टाइप किया है जो है हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये हमारा कीवर्ड है। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे 4 एड्स दिख रहे हैं, 3-4। और अगर हम इसको स्क्रॉल करें तो नीचे भी हमें कुछ गूगल के एड्स दिखाई देंगे, जहां पर एक छोटा सा ग्रीन कलर का एड सिंबल आपको दिखता है जो गूगल का स्पॉन्सर्ड सर्च एड्स है। अभी हम केवल सर्च एड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अब जरा एक सिनेरियो इमेजिन करके देखिए, क्या बस इन 4 लोगों ने ही ऐड दिया था, या अगर नीचे के 2 एड्स और मान ले तो क्या 6 लोगों ने ही केवल गूगल एड्स के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का जो कीवर्ड है इसके ऊपर अपना ऐड दिया था, इसीलिए इन चारों का केवल ऐड यहां पर दिख रहा है, या नीचे वाले 2 मिला के 6 लोगों का ऐड दिख रहा है, बाकी लोगों का ऐड नहीं दिख रहा है? तो क्या यही लोग थे, मतलब या और लोग थे जिनका ऐड यहां पर नहीं शो हो रहा है? मतलब इस टाइप का कुछ सिनेरियो आप इमेजिन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक कीवर्ड के ऊपर अपना ऐड दिखाना, बट उनका यहां पर ऐड क्यों नहीं दिख रहा है? ये जो मैकेनिज्म है, ये जो पूरा यहां पर ऐड शो होने का मैकेनिज्म है, ये बेसिकली डिसाइड होता है गूगल ऑक्शन के थ्रू। गूगल ऑक्शन के थ्रू। ऑक्शन जिसको हम बोली समझते हैं ना, बोली लग रही है, सेम वही चीज है। यहां पर भी बोली लगती है कीवर्ड के ऊपर कि इस कीवर्ड के ऊपर मैं अपना ऐड लेकर आया हूं, मुझे मेरा ऐड दिखाओ भाई इस कीवर्ड के ऊपर। और ऐड के साथ वो क्या लेकर आते हैं? जैसे मैंने बताया था कि ये क्या है, सर्च इंजन मार्केटिंग है। और मार्केटिंग वर्ड में हम क्या करते हैं कि पेड प्रमोशंस की तरफ जाते हैं। हम अपना कुछ पैसा लेकर जाएंगे और इस कीवर्ड के ऊपर अपना ऐड डिजाइन करके जाएंगे कि भाई गूगल हमारा ये ऐड अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में दिखा दो। इस कीवर्ड के ऊपर जब भी ये कीवर्ड आए हमारा ऐड आप फायर कर दो, हमारा ऐड यहाँ पर शो कर दो। तो जो जितना ज्यादा पैसा लेकर जाएगा उसके ऐड ऊपर आने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे, या मैं कहूं यहाँ पर आने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये वाला जो वेबसाइट है या ये वाला जो लिंक है, इसने सबसे ज्यादा पैसे दिए होंगे, उससे कम इसने दिए होंगे, उससे कम इसने दिए होंगे, उससे कम इसने दिए होंगे, इसलिए ये कुछ ऑर्डर इस तरीके से डिसाइड है? तो ऐसा भी नहीं होता है। ये ऑर्डर केवल पैसों से डिसाइड नहीं होता, यानी कि आप कितनी बिडिंग कर रहे हैं, केवल इस चीज से ये ऑर्डर डिसाइड नहीं हो सकता। इसके लिए एक दूसरी कैलकुलेशन चलती है जो हम कैलकुलेट करते हैं एड रैंक को, कि एड रैंक किस तरीके से कैलकुलेट होगी और फिर किस तरीके से एड रैंक निकल के आएगी। उसके बेसिस पर यहां पर अलग अलग एड्स को नंबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि एक पोजीशन प्रोवाइड की जाएगी। तो पैसा ही यहां पर सब कुछ नहीं है। गूगल का जो प्राइमरीली मोटिव है वो यही है कि उसको जो उसके यूजर्स हैं उनको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, ठीक है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दिखानी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ज्यादा पैसे लगाकर आ जाओ तो आपका ऐड सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और आपके ऐड में कुछ भी ना हो, आपके कंटेंट में कोई दम ना हो, आपके प्रोडक्ट में, सर्विस में, जिसका भी आप ऐड लगा रहे हैं उसमें कोई दम ना हो, ठीक है, बट एक कीवर्ड के ऊपर आप पैसा लगाकर अपना ऐड ऊपर ले आते हो। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब इस तरीके से नहीं हो सकता। हाँ, एक फैक्टर जरूर है, बिडिंग एक फैक्टर जरूर है, अमाउंट एक फैक्टर जरूर है, बट अमाउंट केवल वही एक चीज हो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखते हैं कि किस तरीके से पूरा ऑक्शन काम करता है और किस तरीके से जो बहुत सारे लोग आए हैं इस कीवर्ड के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर बहुत सारे लोग आए जो चाहते हैं कि उनका ऐड दिखे, उनका ऐड दिखे, बट यहां पर कितने ऐड दिख रहे हैं? केवल 4 ऐड दिख रहे हैं। तो बाकी लोगों के ऐड के साथ क्या हुआ? वो भी यहां पर आ सकते थे कि नहीं आ सकते थे, और नहीं आए तो उसके पीछे रीजन क्या रहा होगा? तो जो गूगल ऑक्शन है ये किस चीज के अराउंड रिवॉल्व करता है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये 3 चीजों के अराउंड रिवॉल्व करता है। यानी गूगल ऑक्शन में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि गूगल ऑक्शन किस तरीके से होता है। तो यहां पर पहला पॉइंट क्या है? एड रैंक। जैसे मैंने बताया आपको, जो एड रैंक आपको मिलती है वो एड रैंक, अभी आगे देखेंगे किस तरीके से एड रैंक कैलकुलेट होती है। देन बिडिंग, जैसे आप अपना ऐड लेकर गए गूगल एड्स के पास और साथ ही साथ कुछ पैसा लेकर गए कि भाई मैं 5 रुपए से ज्यादा तो नहीं खर्च कर सकता अपने ऐड के ऊपर, और किस मॉडल के थ्रू? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कॉस्ट पर क्लिक और कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। आप कह रहे हो कि मेरे पास 10 रुपए पर क्लिक देने को हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता आपको, या आप कह रहे हो मेरे पास 500 रुपए पर 1000 इंप्रेशन कराने के लिए हैं, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दे सकता पैसा। तो क्या जो दूसरा यूजर आएगा, या मैं कहूं जो दूसरा एडवर्टाइजर आएगा, वो अगर 11 रुपए देगा तो उसका ऐड आपके एड्स को बीट कर जाएगा, यानी कि उसका ऐड यहां पर शो हो जाएगा और आपका ऐड शो नहीं होगा? ऐसा भी नहीं है। जैसा मैंने बताया ना कि मनी इज नॉट एवरीथिंग इन केस ऑफ गूगल एड्स।
तो ये तीन चीजें जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि ऑक्शन का मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है। ऐड रैंक पोजीशन जो अभी हम लोगों ने बात करी, बिडिंग ये वाला कॉन्सेप्ट, आप कितना पैसा कॉस्ट पर क्लिक या कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन दे सकते हो, मैक्सिमम दैट यू आर बेसिकली विलिंग टू पे। एंड द थर्ड थिंग इज क्वालिटी स्कोर। इस चीज को मैं बहुत डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है और इससे आपकी एड रैंक वगैरह पे किस तरीके से फर्क पड़ता है और किस तरीके से आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक्चुअली ऑक्शन के मैकेनिज्म को समझ रहे हैं, हम बहुत डिटेल में क्वालिटी स्कोर पे नहीं जाएंगे। बट आप अभी के लिए ये समझ लीजिए कि क्वालिटी स्कोर का मतलब ये होता है कि जब यहां पर एक जो हमारा ये कीवर्ड था इसके ऊपर हमारा एड रैंक करा, इस एड के ऊपर क्लिक करके जो यूजर है वो जब हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएगा यानी हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर जाएगा, तो ये वाला कीवर्ड जो मीनिंग इंटेंट डिलीवर कर रहा है क्या वही चीज हमारे लैंडिंग पेज पे है या नहीं, ये चीज डिसाइड करती है कि आपका क्वालिटी स्कोर कितना है। तो गूगल इस चीज के बेसिस पर यानी सिंपल लैंग्वेज में रिलेवेंसी के बेसिस पर कि जो कीवर्ड था और जो आपका लैंडिंग पेज है वो आपस में रिलेवेंट है या नहीं, उस रिलेवेंसी के बेस पर आपको एक क्वालिटी स्कोर दे देता है। अब आपके पास दो चीजें हो गई, एक तो आप कुछ पैसा लेके गूगल एड्स के पास गए और अपना जो आपकी परफॉर्मेंस है, आपका जो क्वालिटी स्कोर है, आपके लैंडिंग पेज की जो कंडीशन है उसको लेकर आप गए, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं ले जा सकते वहां गूगल एड्स के पास। तो दो चीजें आपके पास हो गई। अब इन्हीं दोनों के बेसिस पर डिसाइड होगा कि आपको कौन सी एड रैंक मिलेगी, यानी कि आपको गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में जो आपका एड है वो कहां पर शो होगा या शो ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस बार मैकेनिज्म को। तो जैसे मैंने बताया कि कोई 1, 2, 3 या 4 लोग नहीं होते हैं जो गूगल ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड के ऊपर अपना एड बनाया और वो चाहते हैं इस कीवर्ड के ऊपर हमारा एड ट्रिगर हो, हमारा एड फायर हो। ठीक है, और जो लैंडिंग पेज है उनका वो भी उनका डिसाइडेड, उन्होंने अपना लैंडिंग पेज भी बना के रखा और कुछ अमाउंट भी डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हजारों लोग हैं। तो हम मान के चलते हैं उनमें से कुछ 4-5 लोगों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 4 लोग हैं, यहां पर आप देख रहे हो ना, एडवर्टाइजर 1, एडवर्टाइजर 2, एडवर्टाइजर 3 एंड एडवर्टाइजर 4। और ये चारों लोग कौन से हैं? जो चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर उनका एड दिख जाए। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने कहा कि हम जो मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक दे सकते हैं, यानी जो मैक्सिमम हम बिडिंग कर रहे हैं वो है हमारी 2 रुपए। यहां पर डॉलर सिंबल है, बट आपको समझाने के लिए मैं बता दूं कि आप इसको थोड़ा सा इंडियन करेंसी में रिलेट कर लें तो आपके लिए आसानी होगी। बाकी कुछ करेंसी से यहां पर मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो अगर वो कहता है, एडवर्टाइजर 1 कहता है कि भाई मैं पर क्लिक के ऊपर 2 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता, ये रहा मेरा एड और ये रहा मेरा क्वालिटी स्कोर। तो इसका क्वालिटी स्कोर तो बहुत अच्छा है, 10 का है। तो 2 जो ये मैक्सिमम बिड मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी स्कोर, ये डिसाइड करती है आपकी एड रैंक। तो यहां पर नंबर कितने मिल जाएंगे? इसको 20 नंबर मिल गए। ठीक है, 2 रुपए लेकर उसने मैक्सिमम बिड लगाई, 10 का उसका क्वालिटी स्कोर था, उसको 20 नंबर मिल गए। अब आ जाते हैं दूसरे एडवर्टाइजर के पास। इसके पास पैसा थोड़ा ज्यादा था, इन्होंने 4 रुपए लगा दिए, लेकिन इनका क्वालिटी स्कोर पुअर था, इनका वेब पेज बहुत अच्छा नहीं था, इनका लैंडिंग पेज बहुत अच्छा नहीं था। तो ये मल्टीप्लाई होके 4 कितना हो गया? 16 का इनको स्कोर मिल गया। इसी तरीके से इनके पास और ज्यादा पैसा था और लेकिन इनके पेज की, लैंडिंग पेज की हालत इससे भी खराब थी, तो ये 12 रुपए हो गया। सॉरी, ये 12 पॉइंट्स इनको मिल गए, 12 नंबर इनको मिल गए एड रैंक के हिसाब से। और इन्होंने और पैसा लगा दिया, 8 रुपए। लैंडिंग पेज क्वालिटी जो थी, क्वालिटी स्कोर वो बहुत पुअर था, 1 नंबर मिला इनको, इसमें मल्टीप्लाई होकर टोटल जो इनके एड रैंक के हिसाब से नंबर बन रहे हो, कितने बन रहे हैं इनके? 8। अब आपको क्या लगता है कि ये जो एडवर्टाइजर नंबर 4 था, इसके बाद बहुत पैसा था, इसने 8 रुपए तक खर्च करने के लिए ये तैयार है कि भाई एक क्लिक पर मेरे से 8 रुपए ले लो लेकिन मेरा एड दिखा दो। बट क्या गूगल दिखा देगा इनका एड? अब देखो तो इनकी जो एड रैंक है तो बहुत पुअर, एड रैंक का तो जो सीन है वो बहुत पुअर हो रहा है, क्योंकि 8 ही नंबर इनको मिल रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और यहां पर इसको ज्यादा नंबर मिल रहे हैं। तो कम बिडिंग लगाकर भी अगर आपका लैंडिंग पेज की क्वालिटी अच्छी और आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा बन रहा है तो आपको एड रैंक के अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो इस सीन के हिसाब से पहली पोजीशन पर ये आएगा, दूसरी पोजीशन पर ये आएगा, तीसरी पोजीशन पर ये आएगा और चौथी पोजीशन पर ये आएगा। दैट्स वेरी सिंपल।
तो जो आप यहां पर देख रहे थे, यहां पर आ जाते हैं वापस, तो पहली पोजीशन पर ये क्यों आया आपको समझ में आ गया होगा, दूसरी पोजीशन में ये क्यों आया और तीसरी पोजीशन में ये क्यों आया, चौथी पोजीशन में ये क्यों आया। तो अब क्लियर हो गया कि एड रैंक का मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है और सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में जो गूगल एड्स के थ्रू हम सर्च एड्स बनाते हैं वो किस तरीके से यहां रैंक करते हैं, और बाकी के एड्स क्यों नहीं रैंक किए होंगे वो भी आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर आइए एक बार वापस, अब यहां पर अब इसको कुछ इस तरीके से इमेजिन करते हैं कि एक कोई फिफ्थ एडवर्टाइजर भी था, उसका भी जो क्वालिटी स्कोर था वो 1 था, ठीक है, और उसके पास पैसे उसने लगाए कितने, 6 रुपए या 5 कुछ भी मान लेते हैं, 6 रुपए मान लेते हैं, यहां पर 6 रुपए लगाए और 1 का उसका क्वालिटी स्कोर था, इसको कितने नंबर मिले, 6। अब जो दिखाने की जगह है गूगल एड्स के पास जो जगह है वो तो 4 ही लोगों की है ना, तो ये 5वां जो एडवर्टाइजर था भले ये 6 नंबर लाया, लेकिन क्या इसकी कोई पोजीशन बनेगी अगर 4 लोगों की केवल स्पेस है, वहां पर पोजीशन ही नहीं बनेगी। तो इसने गूगल ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया, कुछ नंबर भी लाया, बट ये उसको बीट नहीं कर पाया, उस ऑक्शन को बीट नहीं कर पाया। तो इस तरीके से एड रैंक डिसाइड होती है, इस तरीके से ये डिसाइड होगा कि आपका एड वहां पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जैसे मैंने यहां पर बताया ये मैक्सिमम बिड थी, इस टर्म को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बार पूरे गूगल एड्स में कई बार यूज होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस चीज को ठीक समझ ले। मैक्सिमम बिड का क्या मतलब है कि हम इतना रुपए खर्च कर सकते हैं। ये गया और इसने कहा, क्योंकि देखो जब आप ऑक्शन में जाते हो तो क्या आपका जो अमाउंट है वो फाइनल हो जाता है, इसको ऐसे समझो, बहुत जगह आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा बोली लगती है ना, तो किसी ने किसी, अगर इस पेन की मैं बोली लगा रहा हूं 3 रुपए, तो क्या 3 रुपए में ये बिक जाएगा, नहीं ना, कोई दूसरा पर्सन आएगा उसने इसकी बोली लगा दी 4 रुपए। तो इस तरीके से ऑक्शन काम करता है ना। तो एक्चुअली ये क्या है, ये आपने कहा कि हम 2 रुपए दे सकते हैं इस पेन के, अब ये बाद में डिसाइड होगा इन लोगों के हिसाब से कि वास्तव में 2 रुपए ही आपके कॉस्ट पर क्लिक कटेगी या नहीं। तो ये कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, इसका यहां पर फॉर्मूला है कि आपने तो मैक्सिमम बिड 2 रुपए रखी, बट इतना अच्छा आपके साथ हुआ, आपकी एड रैंक 1 बनी, उसके हिसाब से एक्चुअली आपको कितना पैसा देना पड़ा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट पर क्लिक हमें कितनी देनी पड़ी, एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू, पकड़ लेते हैं यहां से 16 है ना ये, तो 16 ले लेते हैं, एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू, मेरे नीचे जिसकी एड रैंक है वो कितनी है 16, डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर, इसको हम डिवाइड कर देते हैं अपने क्वालिटी स्कोर से 10, ठीक है, प्लस 0.01, ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये कितना आएगा 1.6, भाई ये 16 जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 1.6 हो जाएगा, और यहां पर 0.01 है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.61 रुपीस लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है। तो क्या आपको 2 रुपए देने पड़े, नहीं, आपको 2 रुपए नहीं देने पड़े। क्यों नहीं देने पड़े, क्योंकि आपका क्वालिटी स्कोर और आपने जो पैसा लगाया था उससे कम में आपका काम बन गया, और आपके जो नीचे वाला पर्सन है उसका क्या हुआ, उसका जो एड रैंक थी वो बहुत अलग थी, मतलब बहुत दूर थी आपसे, आपकी 20 है उसकी 16 है, इसलिए आपको पैसे कम देने पड़े। इस सीन को फिर से बनाते हैं एक बार, देखिए जैसे अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर जो आपकी एड रैंक को फिक्स रखते हैं हम लोग, आपकी एड रैंक है 20, बट इसको समझिए अगर किसी वजह से इसकी एड रैंक हो गई होती 19, सपोज करते हैं 19 हो गई होती इसकी एड रैंक, उस केस में क्या होता, उस केस में ये होता, फॉर्मूला क्या कह रहा है, एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू कितनी हो गई 19 डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर, डिवाइड कर देते हैं, हमारा क्वालिटी स्कोर कितना आया 10, और ये हो गया 1.9, और इसमें जोड़ना क्या होता है हमें पॉइंट, इसमें हमें ऐड करना है यहां पर प्लस 0.01, तो ये 1.91 हो गया, तो पहले हमारा फायदा ज्यादा हो रहा था। तो ये ऑक्शन है, ऑक्शन में आपकी भी चीज डिपेंड करती है और साथ ही साथ दूसरे लोगों की भी चीज डिपेंड करती है। इट्स नॉट ओनली यू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोजीशन ऑफ योर एड एंड योर बिडिंग अमाउंट, it is also the other ones, those who are participating in the auction at that time. फाइन, समझ में आ गया। अब देखो इसकी जो कंडीशन है वो बहुत खराब है, इसलिए अगर इसको कॉस्ट पर क्लिक कितना मिल रहा है 3 रुपए, ठीक है, और इसको सबसे ज्यादा कॉस्ट पर क्लिक जाएगा अगर इसकी कैलकुलेशन देखो, मतलब चौथी पोजीशन पर ये आ तो गया बट इसकी कॉस्ट पर क्लिक बहुत ज्यादा जाएगी। तो ये गूगल ऑक्शन है, इस तरीके से गूगल ऑक्शन काम करता है। और जैसा मैंने बताया अभी आपको कि लैंडिंग पेज का जो कॉन्सेप्ट है क्वालिटी स्कोर को लेकर, अभी तो आप ये समझ गए होंगे कि नंबर्स में क्वालिटी स्कोर किस तरीके से चल रहा है, बट एक्चुअली क्वालिटी स्कोर क्या होता है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो है ना प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो
किया करें, क्योंकि कई बार आप बीच बीच से जो वीडियोस देखते हैं तो फिर कंटिन्यूएशन नहीं होता है, क्योंकि जो मैं वीडियो सेपरेट बना रहा हूं, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बना रहा हूं, वो खत्म हो जा रहा है, वो तो बात ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कंटिन्यूएशन चलता है, और सीरीज जितनी भी होती हैं कंटिन्यूएशन में चलती हैं। और आज जैसे मैंने यहाँ पर अगर क्वालिटी स्कोर की बात करी, तो आगे आने वाले कोई किसी वीडियो में अगर मैं क्वालिटी स्कोर टर्म यूज कर रहा हूं तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे उसको, ठीक है। क्वालिटी स्कोर के बारे में, गूगल एड्स में क्वालिटी स्कोर क्या होता है, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनको मैं बता दूं कि गूगल एड्स से रिलेटेड 2019 वर्जन की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और ये जो वीडियोस बन रहे हैं ये कंटिन्यूएशन में बन रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि पूरी जो हमारी वीडियो सीरीज है उसको फॉलो करें। अगर हम बात करें गूगल एड्स की, तो गूगल एड्स के अलावा जो हमारे पास सर्च कंसोल की पूरी प्लेलिस्ट है, और भी बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट हम लोग बनाने वाले हैं। डिजिटल मार्केटिंग, इंटरव्यू से रिलेटेड प्लेलिस्ट है, फेसबुक एड्स से रिलेटेड प्लेलिस्ट है, गूगल एनालिटिक्स से लेकर प्लेलिस्ट है, तो बहुत कुछ मटेरियल हमारे चैनल के ऊपर है। तो जो भी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके का बहुत सारा कंटेंट उनको मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वालिटी स्कोर के बारे में। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था आपसे क्वालिटी स्कोर की फॉर्मूला यानी मैट्रिक के बारे में। तो क्वालिटी स्कोर एक एड रैंक कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करता है, जिसकी वजह से गूगल एड रैंक को कैलकुलेट करता है और उसके बाद हमारे एड्स को कुछ पोजीशन देता है। तो जो एड रैंक का फॉर्मूला था, एड रैंक, जिसके बेसिस पर हमारे एड को एक पोजीशन मिलती है गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, तो एड रैंक का फॉर्मूला होता है हमारा क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम दैट वी कैन पे, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, या आसान लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें तो बिडिंग। फाइन, सो यहां पर क्वालिटी स्कोर है। अब जरा इसको थोड़ा न्यूमेरिकली कंपेयर करते हैं, ताकि मैं यहां से कुछ अच्छे कंक्लूजन्स आपको निकाल के दे सकूं। जैसे अगर आपका क्वालिटी स्कोर है, सपोज करते हैं अगर आपका क्वालिटी स्कोर है 5 और आप कॉस्ट पर क्लिक आप देना चाहते हैं 1, तो आपको यहां पर नंबर कितने मिलेंगे? 5। इसके बेसिस पर आपको कुछ रैंक मिल जाएगी। बट इस सिनेरियो को थोड़ा चेंज करते हैं। अगर आपका क्वालिटी स्कोर है सपोज करते हैं 10, इन दैट केस आपको इतने ही नंबर लाने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? 1 रुपए तो नहीं खर्च करना पड़ेगा, इस बार कितना खर्च करना पड़ेगा? 0.5, यानी हाफ ना, 1 रुपए का आधे रुपए में, या 50 पैसे में हम कहें तो 50 पैसे में आपको उतने ही नंबर मिल जा रहे हैं, यानी उतनी ही आपकी एड रैंक बन जाएगी। ये कॉन्सेप्ट, ये मैथमेटिकल कंपैरिजन बताने का मतलब केवल यही था कि आप क्वालिटी स्कोर की इंपॉर्टेंस को समझ जाएं, कि क्वालिटी स्कोर क्या कर सकता है, आपके बजट को बहुत नीचे ला सकता है, आपकी जो कॉस्ट पर क्लिक आती है उसको बहुत नीचे ला सकता है। तो आप हमेशा सोचते रहते हैं बिडिंग बढ़ाने की, अपने ज्यादा पैसा खर्च करने की, लेकिन एक बार जरा इस फैक्टर के ऊपर भी काम करके देख लें, जो है हमारा क्वालिटी स्कोर। चलिए देखते हैं क्वालिटी स्कोर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, गूगल इसको किस तरीके से मेजर करता है। तो गाइज यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, यहां पर मैंने लिख रखा है कि जो क्वालिटी स्कोर है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है एड रिलेवेंसी, उसके बाद लैंडिंग पेजेस से रिलेटेड ये 3 फैक्टर्स हैं। इसके अलावा भी छोटे बड़े 1-2 फैक्टर्स और हो सकते हैं जिनको मैं यहां नहीं मेंशन कर सकता, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप प्रैक्टिकल करेंगे उस वक्त सबसे ज्यादा वेटेज जिसको मिलना चाहिए वो है, अगर मैं बात करूं तो एड रिलेवेंसी। बाकी ये लैंडिंग पेज से हमारे रिलेटेड, लैंडिंग पेज आप समझ जाओगे ना कि जब यूजर आपके एड के ऊपर क्लिक करता है उसके बाद वो एक वेब पेज पे रिडायरेक्ट होता है, एक इंटरनेट पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होता है, दैट इज बेसिकली योर लैंडिंग पेज। वो कुछ भी हो सकता है आप यूजर की डिटेल लेने के लिए वहां पर आपने कुछ फॉर्म बना रखा हो, या हो सकता है वो आपकी वेबसाइट का होम पेज हो सकता है आपकी वेबसाइट का सर्विसेज का पेज हो सकता है आपको कॉन्टेक्ट का पेज हो सकता है आपकी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है उसका पेज हो, वो कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग। तो ये फैक्टर्स उससे रिलेटेड हैं, ठीक है। बट एड रिलेवेंसी क्या है और एड रिलेवेंसी क्या कहती है और कितनी इंपॉर्टेंट है? तो रिलेवेंसी का मतलब क्या होता है, लिटरेरी मतलब क्या होता है रिलेवेंसी का? रिलेवेंसी मतलब होता है अलाइंड होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, एक चीज दूसरी चीज के रिलेवेंट होना चाहिए। सो एड रिलेवेंसी किस तरीके से कैलकुलेट होती है गूगल एड्स में, ये देखते हैं। तो अगर हम बात करें एड रिलेवेंसी की, सो होता क्या है कि जब कोई यूजर
गूगल सर्च इंजन में कोई कीवर्ड टाइप करता है या हम कहें कोई क्वेरी टाइप करता है तो उसको कुछ यहां पर एड्स दिखाई देते हैं, राइट। यहां पर उसको कुछ एड्स दिखाई देंगे। अब ये क्वेरी यहां पर एक कीवर्ड होता है, कोई भी कीवर्ड है। सपोज करते हैं जैसे मैंने एग्जांपल लिया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का पुराने वाले लेक्चर में, इसी तरीके से यहां पर भी देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये हो गया हमारा कीवर्ड। इसके बेसिस पर यहां कुछ आपको एड्स दिखते हैं। अब यहां पर टाइप किया यूजर ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और यहां पर आप उसको एड दिखा रहे हो कुछ क्लास 10th मैथमेटिक्स कोर्स का। क्या ये सही है? ये होती है हमारी एड रिलेवेंसी। एड जो है सर्चर्स की इंटेंट के बिल्कुल रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, एड तो रिलेवेंट होना ही होना चाहिए। उसके बाद जब इस एड पे यूजर क्लिक करेगा उसके बाद वो रिडायरेक्ट होगा आपके लैंडिंग पेज के ऊपर, तो वो लैंडिंग पेज भी आपके इस कीवर्ड के, जो यूजर का कीवर्ड है उसका इंटेंट है, उसके रिलेवेंट होना चाहिए। जैसे अब दूसरी चीज समझिए आप, यहां पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक कीवर्ड टाइप किया गया, यहां पर भी उसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड ही ऐड दिखता है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड ही ऐड दिख रहा है। बट जब उस पर वो क्लिक करता है तो जिस लैंडिंग पेज पे रिडायरेक्ट होता है वहां पर उसे क्लास 10th का ऐड दिख रहा है, तो रेलेवेंसी नहीं है। तो डायरेक्ट रेलेवेंसी यहां से भी कैलकुलेट होती है, डायरेक्ट रेलेवेंसी यहां से भी कैलकुलेट होती है। तो अगर हम बात करें जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है एड रेलेवेंसी, इसमें आप एक और चीज जोड़ सकते हैं, लैंडिंग पेज रेलेवेंसी। एड रेलेवेंसी एंड लैंडिंग पेज रेलेवेंसी। लैंडिंग पेज क्वालिटी भी आती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, लैंडिंग पेज के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट जो कीवर्ड है उसके साथ लैंडिंग पेज की क्या रेलेवेंसी है, ये पहला फैक्टर है। एड्स रेलेवेंसी क्या है, ये भी एक फैक्टर, लेकिन लैंडिंग पेज की क्वालिटी भी फैक्टर है। जैसे लैंडिंग पेज की ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, मतलब लैंडिंग पेज की ट्रांसपेरेंसी, जो आपने कंटेंट लिखा वो सही है, जिस ऑर्डर में होना चाहिए उस ऑर्डर में है, जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ प्राइवेसी पॉलिसी को जो है वो उसको ध्यान में नहीं रखा है, ठीक है, आप कोई फॉर्म यूजर से भरा रहे हैं, उसमें अजीब गरीब इंफॉर्मेशन आप उससे ले रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लैंडिंग पेज के ऊपर जब यूजर आए तो उसको ट्रांसपेरेंसी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे लगे ये सब क्या हो रहा है और मुझसे जबरदस्ती बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली जा रही है जिसकी यहां पर कोई जरूरत नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी का एक फैक्टर हो गया लैंडिंग पेज के कॉन्सेप्ट से। उसके बाद ईज ऑफ नेविगेशन, ये बहुत मैटर करता है। गूगल चाहता है कि उसके सर्च इंजन के थ्रू जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पर जा रहा है उसको कोई तकलीफ ना हो, यही उनका मेन मोटिव है। वो यूजर को सर्व करना चाहते हैं, वो आपको नहीं सर्व करना चाहते। वो यूजर जो यहां पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वो सर्च कर रहा था, वो उसको सब कुछ दे देना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड गूगल, ठीक है। वो आपके बारे में बाद में सोचेगा, पहले वो अपने यूजर के बारे में सोचता है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ ही सकते हो कि ईज ऑफ नेविगेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर यूजर आपकी वेबसाइट पर आया और उसके बाद वो कंफ्यूज है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस पेज पे जाना है, किस लिंक पे जाना है, तो दैट इज समथिंग वेरी नॉट एक्सेप्टेबल बाय गूगल। तो ईज ऑफ नेविगेशन वाला पॉइंट है, इसको भी मार्क कर लेंगे हम लोग। ये भी लैंडिंग पेज की क्वालिटी में, और जब लैंडिंग पेज की क्वालिटी में ये मैटर करता है तो साथ ही साथ गूगल एड्स में भी ये क्वालिटी स्कोर के फैक्टर को अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद इंक्रीजिंग ऑन साइट टाइम, ये एक मेजरेबल मैट्रिक है, इसलिए काफी आसान हो जाता है। देखो नेविगेशन को, ईज ऑफ नेविगेशन को मेजर करना, अब अगर मैं आपसे कहूं तो थोड़ा सा मुश्किल है, यहां गया यहां गया यहां गया, कुछ कंफ्यूज सा दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है इसको न्यूमेरिकली वे में मेजर करना। बट यहां पर देखो इंक्रीजिंग ऑन साइट टाइम, भाई कोई यूजर आया 5 सेकंड, कोई यूजर आया 10 सेकंड, कोई यूजर आया 15 सेकंड, कोई यूजर आया 3 मिनट, बड़ा आसान है इसको मेजर करना। इसको मेजर करना मुश्किल है, इसलिए इस टाइप के फैक्टर सबसे पहले काउंट होते हैं, क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग बड़ी फास्ट होती है। मेजरेबल है ना, तो बड़ी फास्ट प्रोसेसिंग होगी और तुरंत इनको मेजर कर लिया जाएगा कि कोई यूजर 3 सेकंड रुका, कोई यूजर 15 सेकंड रुका, कोई यूजर 3 मिनट रुका। बात क्लियर हो रही है? तो जितना ज्यादा टाइम यहां पर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना अच्छा हमारा क्वालिटी स्कोर होता जाएगा, क्योंकि हमारा लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमारा लैंडिंग पेज का स्कोर अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमारे जो लैंडिंग पेज के फैक्टर्स हैं वो हिट हो रहे हैं और पॉजिटिव वे में हिट हो रहे हैं। बात समझ में आ रही? मोटे मोटे तौर पे सब समझ में आ गया होगा कि एड रेलेवेंसी क्या होती है, लैंडिंग पेज रेलेवेंसी क्या होती है, लैंडिंग पेज ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ईज ऑफ नेविगेशन, इंक्रीजिंग ऑन साइट टाइम, और भी कुछ
जो हम लोग जानते हैं कि कोई फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे लैंडिंग पेज के लिए अच्छे हैं, जो लैंडिंग पेज के एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, वो सारे फैक्टर्स लगभग काउंट होते हैं। बट अगर मैं कहूं तो मेरे हिसाब से इस चीज का जो वेटेज है वो लगभग 80% के आसपास है। मतलब मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है ये चीज मस्ट है, इसी में सारी चीजें कवर हो जाती है, राइट। सो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा क्वालिटी स्कोर क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहां पर बताया था, इस चीज को मत भूलिएगा कि क्वालिटी स्कोर आपका कितना इंपॉर्टेंट है और आपकी जो कॉस्ट है उसको कितना नीचे ला सकता है। तो काम करना शुरू कर दीजिए और इंक्रीज करना शुरू कर दीजिए अपने क्वालिटी स्कोर को, अगर आप गूगल एड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन सेटिंग्स की जो हमें मिलते हैं गूगल एड्स में, और ये एक्चुअली ये जो ऑप्शंस हैं, ये जो सेटिंग्स हैं, ये आपको आपके जो आपका कैंपेन लेवल होता है वहां पर भी मिलते हैं, एड ग्रुप लेवल पर भी मिलते हैं, एड्स लेवल पर भी मिलते हैं। जनरली ये तीनों लेवल्स पे आपको मिलते हैं और इसके साथ साथ इनको आप अकाउंट लेवल पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइस अभी तक आप ये चीज समझते होंगे कि आपने अपना ऐड डिजाइन कर लिया और आपने ऐड डिजाइन करने के बाद अपने ऐड ग्रुप्स के अंदर आपने अपने कीवर्ड्स रख लिए। अब अगर आपका ऐड एलिजिबल होगा किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, तो जैसे ही वो कीवर्ड वहां पर टाइप होगा, क्वेरी में टाइप होगा, सर्च इंजन में एज क्वेरी टाइप होगा, आपका ऐड ट्रिगर हो जाएगा। बट अगर आपको ये ट्रैक करना है कि उस हमारा जो ऐड है उसके ऊपर जब क्लिक किया गया तो उसे किस डिवाइस से क्लिक किया गया, तो इस टाइप के जो एडवांस ट्रैकिंग हम कहें कि ट्रैकिंग ऑप्शंस हैं, वो आप गूगल एड्स में कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस के थ्रू आप कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली एक बार मैं बता देता हूँ ये किस तरीके से सेट होते हैं, यहाँ पर पैरामीटर्स किस तरीके से सेट होते हैं, ये ट्रैकिंग टेम्पलेट क्या होती है, ताकि आपको एक बार ओवरव्यू लग जाए और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने से ये टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर यही कैंपेन यूआरएल ऑप्शन वाला सेक्शन ओपन है, और एक और सिनेरियो लेकर चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक सिनेरियो क्रिएट किया है कि हम जिस भी वेबसाइट के लिए हम सर्च एड्स लगा रहे हैं, वो वेबसाइट हमारी wscubetech.com, और वो जो ऐड हमने डिजाइन किया वो किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड पर ट्रिगर करता है, और ट्रिगर होने के बाद जो हमारा लैंडिंग पेज है यानी जो हमारा फाइनल यूआरएल है वो है हमारा wscubetech.com, यानी हमारा होम पेज, ये हमारा फाइनल यूआरएल। बट अब जब उस यूआरएल पर या हम कहें उस ऐड पे जब यूजर क्लिक करता है और वो हमारे लैंडिंग पेज पर जाता है, तो हमें ये पता करना है कि वो किस डिवाइस से हमारे लैंडिंग पेज पर आया, या किस डिवाइस से उसने हमारे ऐड को एक्सेस किया, या किस डिवाइस से उसने हमारे ऐड को क्लिक किया। उसके लिए आपके पास एक ट्रैकिंग टेम्पलेट है, और इस ट्रैकिंग टेम्पलेट का ये जो सिंटेक्स है इसको लेकर आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सिंटेक्स आपको बने बनाया इंटरनेट पर मिल जाएगा। अभी मैं देख लूंगा यहाँ पर, मैं आपको हेल्प कर दूं थोड़ी सी, ताकि जो है आपको ट्रैकिंग टेम्पलेट्स बनानी ना पड़े और आपको अभी हमें क्या ट्रैक करना है, हमें ट्रैक करना है कि किस डिवाइस से वो हमारे पास आया है। हम इस ट्रैकिंग टेम्पलेट को ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसको एंटर कर देंगे इस ट्रैकिंग टेम्पलेट को, और इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लिखा है यूजर विल बी रीडायरेक्टेड टू www.wscubetech.com/ और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और डिवाइस के आगे सी लिखा है। अब यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो यूजर जैसे ही हमारे ऐड के ऊपर क्लिक करेगा, ये फाइनल यूआरएल आपको क्या दिख रहा है, फाइनल यूआरएल आपको wscubetech दिख रहा है, पर wscubetech के फाइनल यूआरएल से पहले वो इस यूआरएल पर रिडायरेक्ट होगा। ठीक है, वो wscubetech.com इस यूआरएल पर रिडायरेक्ट नहीं होगा, उसका जो यूआरएल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और वो यूआरएल इस तरीके से भी बन सकता है और वो यूआरएल इस तरीके से भी बन सकता है। फाइन, यहाँ पर तीसरा केस में लिख देता हूँ। इन तीन तरीके से वो यूआरएल बन सकता है जब यूजर हमारे ऐड के ऊपर क्लिक करेगा, अगर हमने ये ट्रैकिंग टेम्पलेट इंप्लीमेंट करके रखी हो। अब ये क्या है, अगर वो डेस्कटॉप से या लैपटॉप से अगर हमारे ऐड को क्लिक करता है तो ये वाला यूआरएल बनेगा, जहां सी जो है ये डेस्कटॉप और लैपटॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम का मतलब हो गया, अब आप लोग समझ गए होंगे, एम का मतलब हो गया मोबाइल और टी का मतलब हो गया यहाँ पर टैबलेट। फाइन, ये यूआरएल जो बनता है यहाँ पर जब हमारे ऐड को क्लिक, उसी से पता चलेगा कि उसने किस डिवाइस से हमारे ऐड को क्लिक किया है। उसके बाद आप चाहे तो ये और कस्टम पैरामीटर्स यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। बट अभी आपको कंफ्यूजन ये लग रहा होगा कि ये ट्रैकिंग टेम्पलेट क्या है, इसका सिंटेक्स इतना कंफ्यूजिंग है, ये क्या चीज है। यहाँ पर हम डिवाइस ट्रैक कर रहे थे, चलो इस टाइप की है।
अगर हम कुछ और ट्रैक कर रहे होते, सपोज करते हैं हम ये ट्रैक करना चाहते जो जिस भी कीवर्ड से हमारा ऐड ट्रिगर हुआ है वो किस कैंपेन के अंदर है, या जिस भी कीवर्ड से हमारा ऐड ट्रिगर हुआ है वो किस ऐड ग्रुप के अंदर है, ठीक है, किस लोकेशन से ट्रिगर हुआ है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप ट्रैक कर सकते हैं, और ट्रैक करने पर वो यूआरएल जो है जब यूजर उस पर क्लिक करेगा तो वो कुछ मॉडिफिकेशन यूआरएल दिखाएगा। फाइन। तो अगर मैं आपको बताऊं ये ट्रैकिंग टेम्पलेट, तो इसका एक फिक्स सिंटेक्स है, और उसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें हैं कि आप जिसको ट्रैक करना चाहते हैं वो क्या चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। तो बहुत सारी चीजों को आप ट्रैक कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ से किस चीज को लिया था अभी, डिवाइस को, ठीक है। तो डिवाइस को आप ट्रैक कर सकते हैं, आप मैच टाइप को ट्रैक कर सकते हैं। मैच टाइप का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कीवर्ड मैच टाइप के बारे में, ब्रॉड है, ठीक है, ब्रॉड कीवर्ड मैच टाइप है, एग्जैक्ट है, या फ्रेज मैच टाइप है। तो इनको आप ट्रैक कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको रिटर्न्स किस तरीके से मिलेंगे, जैसे यहाँ पर मैच टाइप आएगा और मैच टाइप के बाद इक्वल टू में आपको क्या दिखेगा, ई फॉर एग्जैक्ट, पी फॉर फ्रेज और बी फॉर ब्रॉड। तो इस तरीके से जब हम थोड़ी सी एडवांस लेवल की ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो हम इस टाइप के ऑप्शंस को यूज करते हैं, जो है हमारा कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। तो अभी क्योंकि हम लोगों ने कैंपेन वाली सेटिंग्स में हम इसको देख रहे थे, इसलिए ये हमें कैंपेन लेवल पर दिख रहा है। आप चाहें तो इसको एड ग्रुप लेवल पर, आप चाहें तो इसको एड लेवल पर भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको फाइनल यूआरएल सफिक्स भी दिख रहा है, फाइनल यूआरएल सफिक्स भी दिख रहा है। सो फाइनल यूआरएल सफिक्स क्या कहता है कि जो ये जो सफिक्स लगा हुआ है यहाँ पर, जो आपके फाइनल यूआरएल था उसके बाद जो यहाँ पर सफिक्स लिखा हुआ है, ये वो सफिक्स है। फाइन। सो इस पर जो आपका फाइनल यूआरएल है वहां तक पहुंचने से पहले जो जो यूजर जो हमारे ऐड पे क्लिक करता है वो इस पेज पर जाता है, या हम कहें इस यूआरएल पर रिडायरेक्ट होता है। फाइन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ट्रैकिंग टेम्पलेट क्या काम करती है। देखिए ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ट्रैकिंग टेम्पलेट के सिंटेक्स को लेकर, उतना आपको समझ में आएगा किस तरीके से इसके सिंटेक्स हम बनाते हैं। बाकी फाइनल यूआरएल हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा एडवांस ट्रैकिंग का है, इसलिए बिगिनर लेवल पर जो लोग हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे कभी फिर ये चीज आएगी तो मैं इसको आपको समझाने की और ज्यादा कोशिश करूंगा। तो ये इन सारी चीजों को आप किसी भी थर्ड पार्टी जो आपका एनालिटिक्स टूल है वहां पर आप इनकी डेटा को वहां पर देख सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया ये कैंपेन लेवल की सेटिंग्स हो गई। एक बार देखते हैं जरा ऐड ग्रुप लेवल की सेटिंग पर, कि ऐड ग्रुप लेवल की सेटिंग पर ये हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसको यहाँ से लीव कर देते हैं। फाइन। इसको हम लीव कर देते हैं और आ जाते हैं सीधे ऐड ग्रुप पर। और ऐड ग्रुप पे आने के बाद हम किसी एक पर्टिकुलर ऐड ग्रुप को सेलेक्ट कर लेते हैं, और इस ऐड ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ सेटिंग्स वाले ऑप्शन में। और सेटिंग्स वाले ऑप्शन में अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए ये ऐड ग्रुप के यूआरएल ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब ये क्या, देखो यहाँ पर कैंपेन, आपको किस कैंपेन से ये हुआ ट्रिगर हुआ है उसकी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस तरीके से आपकी ट्रैकिंग टेम्पलेट जो है वो थोड़ा सा इसका सिंटेक्स बदल जाएगा ना। यहाँ पर ऐड ग्रुप आ गया, जैसे हमने यहाँ पर देखा था अलग अलग चीजें हम कर सकते हैं। तो आप चाहें तो एक से ज्यादा चीजों को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। उनके बीच में एंड लगा के आप ट्रैक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लगा हुआ एंड लगाकर आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये ऐड ग्रुप लेवल पर है। और एक और चीज मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पर, तो एक बार हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, ऑल कैंपेन्स की ये सेटिंग है, वापस ऑल कैंपेन्स पे आते हैं। और ऑल कैंपेन्स पे आने के बाद हम आ जाते हैं किसी कैंपेन के अंदर। सो एक्चुअली हमें पहुंचना है सीधे ऐड ग्रुप्स पे। तो यहाँ पर हम आ गए ऐड ग्रुप्स में। अब ऐड ग्रुप्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, बट अभी हमें जो हम लोगों ने देखा कि हमें डिवाइस देखना था कि किस डिवाइस से हमारे ऐड के ऊपर क्लिक हुआ, या जो जो कीवर्ड हमारा ट्रिगर हुआ है वो किस ऐड ग्रुप से ट्रिगर हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी आपको कहाँ पर दिखेगी, उसके लिए आपको यहाँ पर अपने जो ये कॉलम्स हैं इनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर कॉलम में क्लिक किया और उसके बाद आप आ जाइए एट्रीब्यूट्स में। एट्रीब्यूट्स में आने के बाद आप ट्रैकिंग टेम्पलेट पर क्लिक कर दें। ट्रैकिंग टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद फाइनल यूआरएल सफिक्स कस्टम पैरामीटर्स, इन पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये चीजें भी शो हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर जो है एंटर किया होगा तो ये सारी डिटेल्स आपको शो करेंगी, और यहीं से आप इसको टेस्ट कर सकते हो कि यहाँ पर ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। सो ये सारी चीजें आप यहाँ से इनपुट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, और फिर किसी थर्ड पार्टी टूल में या सॉफ्टवेयर में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे हम कहें गूगल एनालिटिक्स में, तो गूगल एनालिटिक्स में आप इसको देख सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, और बट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस ट्रैकिंग है। बट आशा करता हूं कि फिर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो हम कैंपेन यूआरएल सेटिंग्स होती हैं ये क्या होती हैं, कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से हमें इन्हें काम में लेना है, इनके सिंटेक्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें।
करेंगे GCLID के बारे में। क्या होता है GCLID, यानी कि गूगल क्लिक आइडेंटिफायर। ये क्या होता है और किस तरीके से हमारे काम आता है, इन्हीं सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं गाइज। लास्ट अगर आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा जो हमारा गूगल एड्स का पार्ट 17 वाला वीडियो है, उसमें मैंने कैंपेन URL ऑप्शंस या हम कहें कैंपेन ट्रैकिंग टेम्पलेट के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर मैंने आपको बताया था किस तरीके से URL हमें ये बता सकता है कि जब कोई यूजर कोई कीवर्ड टाइप करता है और उसके बाद हमारा ऐड ट्रिगर होता है, और ऐड ट्रिगर होने के बाद जब क्लिक करके हमारे ऐड के ऊपर जाता है, यानी कि जो हमारा लैंडिंग पेज है उसके ऊपर जाता है, बट वो किस डिवाइस से जा रहा है, जो कीवर्ड उसने टाइप किया था वो हमारे ऐड ग्रुप में कहां पर है, किस कैंपेन में है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमें वो मिल जाती थी थ्रू कैंपेन ट्रैकिंग टेम्पलेट। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर मैंने एक क्वेरी टाइप की थी बाई फ्लावर्स ऑनलाइन, और उसके बाद मैंने एक ऐड के ऊपर क्लिक किया जो यहाँ पर मुझे रिडायरेक्ट करता है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पूरी ट्रैकिंग टेम्पलेट आपको यहाँ पर दिख रही है। फाइन, देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए कैंपेन वाली डेटा है, एंड देन ऐड ग्रुप की डेटा है, कीवर्ड की डेटा है, ठीक है। तो ये बहुत सोर्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो जो भी चीजें की आपको जरूरत होती है वो सारी ट्रैकिंग टेम्पलेट्स के थ्रू यहाँ से ट्रैक हो जाती हैं और सीधे आपके ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर में या जो आपके एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर है वहां तक डेटा पहुंच जाती है। सो अभी यहाँ पर मैंने एक और कीवर्ड टाइप किया है जो है हमारा बाई पेन ड्राइव्स। ये भी एक कीवर्ड है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वाले जो ये पहला वाला ऐड है, इस पे मैंने क्लिक किया जो मुझे यहाँ पर रिडायरेक्ट करता है। अब मुझे यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं दिख रही हैं, फाइन, बट यहाँ पर एक और चीज दिख रही है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये GCLID, गूगल क्लिक आइडेंटिफायर। अब ये गूगल क्लिक आइडेंटिफायर क्या है? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं गूगल का अपना गूगल एड्स के नाम से बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म, एनालिटिक्स एक और एनालिटिक्स का बहुत पावरफुल टूल है। तो आप जब चाहते हैं कि जो आपकी डेटा गूगल एड्स में आ रही है वो पूरी रिपोर्टिंग, वो पूरी डेटा ट्रांसफर हो गूगल एनालिटिक्स में, तो उस पर्पस के लिए आपका ये GCLID काम आता है। बट ये यहाँ पर आता कैसा है, इसको अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सीधे अपने गूगल एड्स के अकाउंट सेटिंग में चेंजेस करने हैं। यहाँ पर आ चुका हूं मैं गूगल एड्स के ऊपर, और यहाँ पर अकाउंट सेटिंग्स में आपको सीधे जाना है ऑटो टैगिंग पर, और अगर ऑटो टैगिंग इनेबल नहीं है तो आपको इसको एनेबल कर देना है। देन आपका यहाँ पर जो है GCLID वाला ये जो ऑप्शन है URL में एक्टिव हो जाएगा, और जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज हो रही हैं, जिस भी तरह की रिपोर्टिंग आप चाहें, वो वहां पर आप अपने गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट में ट्रैक कर सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए यूज होता है जनरली ये GCLID, और इसको इनेबल करता है ये ऑटो टैगिंग का ऑप्शन। डेली बजट के एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की गाइस, डेली बजट आप लोगों ने सेट करना सीख लिया। आपको पता है कि जो हम अपना डेली बजट है वो कैंपेन लेवल पर सेट करते हैं, बट अगर आप ध्यान से देखें तो जहां पर कैंपेन लेवल में आपको डेली बजट का ऑप्शन मिलता है वो डेली बजट नहीं बल्कि एवरेज डेली बजट है। तो अब ये एवरेज डेली बजट का क्या मतलब है? मतलब मान के चलते हैं कि उसी मेथड से अगर आपने जो अपना डेली एवरेज बजट है उसको सेट कर दिया आपने 500 रुपीज, और आप ये मानते हैं कि आपके 500 रुपए से ज्यादा पर डे नहीं खर्च होंगे, यानी कि आपका जो रोज का बजट है वो 500 रुपए फिक्स बजट है, गूगल इससे ज्यादा पैसे नहीं खर्च करेगा। क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या आपको लगता है कि ऐसा ही होगा? या कई बार बहुत से केसेस में हो सकता है आपने ऑब्जर्व किया हो कि आपका जो डेली बजट है वो इससे एक्सीड कर जाता है। फिर जब आपने यहां पर डेली बजट की लिमिट सेट करके रखी हुई, फिर ये डेली बजट क्यों एक्सीड हो जाता है, या गूगल इसको क्यों एक्सीड कर देता है? तो गाइज इसका आंसर यही है कि जिस वक्त आप अपना डेली बजट सेट कर रहे होते हैं, दिस इज नॉट एक्चुअली द अपर लिमिट ऑफ डेली बजट दैट यू आर विलिंग टू स्पेंड। ये वो अपर लिमिट नहीं है, ये एक एवरेज डेली बजट है। तो हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर किसी एक दिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा हो, फाइन, और उसकी वजह से आपका ऐड अच्छी तरीके से ट्रिगर हो रहा हो और आपकी ऐड की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही होगी। तो गूगल को क्या लगता है कि अगर आपके ऐड को परफॉर्मेंस मिल रही है तो सोचता है ठीक है चलो बजट की कोई बात नहीं है, एक बार इनके ऐड को हम और बूस्ट करते हैं, ठीक है, और उस दिन उस कीवर्ड के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है। ऐसे केसेस हो सकते हैं फेस्टिवल्स के टाइम या कोई स्पेशल ओकेजन के टाइम, आप देखते हैं कि कोई कीवर्ड बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है। अब उस कीवर्ड के ऊपर अगर आपका ऐड ट्रिगर हो गया तो आपके ऐड की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, आपका जो CTR है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी चीजें जब इंक्रीज होंगी, ये सारी जब मैट्रिसेस इंक्रीज होंगी, तो गूगल को लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ऐसे में वो आपके बजट को
कोई कंस्ट्रेंट नहीं मानता है, आपके बजट को एक लिमिट नहीं मानता है, बल्कि आपके ऐड को और ज्यादा शो करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो आपके ऐड को ज्यादा शो करेगा वैसे वैसे उसके ऊपर क्लिक्स आएंगे और आपका ये बजट एग्जॉस्ट हो जाएगा और इसके बाद वो आपका जो आपका अमाउंट है वो और ज्यादा खर्च करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस में गूगल क्या करेगा, आपके द्वारा जो डिफाइन किया गया एवरेज डेली बजट है उससे एक्सीड कर जाएगा। इसी के बिल्कुल अपोजिट ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिस दिन आपके कीवर्ड के ऊपर बहुत कम सर्चेस हुई हो, यानी कि उस दिन आपके कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत कम हो। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि गूगल आपके जो आपका ऐड है उसको ज्यादा क्लिक्स नहीं दिला पाएगा और जब ज्यादा क्लिक्स नहीं होंगे तो वहां पर आपका पेमेंट भी ज्यादा नहीं होगा। तो 500 रुपए से कम का जो है डेली बजट वहां पर खर्च होगा। जो आपने 500 रुपए सेट किए उससे कम ही आपके पैसे खर्च होंगे। फिर भी अगर हम मान के चलते हैं कि डेली बजट जो है हमारा वो एक्सीड होता है, हमारे कीवर्ड को अच्छी सर्चेस मिलती है, हमारे कीवर्ड की अच्छी सर्च क्वेरी हो रही है, हमारा ऐड ट्रिगर हो रहा है और क्लिक्स खूब सारे आ रहे हैं, फिर भी कोई एक ऐसी लिमिट तो होगी जहां पर जाकर ये चीज रुकेगी। अदरवाइज क्या करेगा गूगल, हमारे ऐड को क्या दिखाते ही रहेगा, क्या क्लिक्स दिलाते ही रहेगा। तो लगभग ये ट्वाइस पर जाके अगर हम कैपिंग की बात करें तो कैपिंग मिलती है इसको, जो आप अपना एवरेज डेली बजट सेट करते हो उससे मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम्स। तो जो 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग डबल बजट जो आपका एवरेज होता है, इसके बाद वो आपके ऐड को रोक देगा। फाइन, यानी इसके बाद वो आपके ऐड को नहीं दिखाएगा और ज्यादा क्लिक्स पर नहीं ले जाएगा। ठीक है, फिर भी एक और ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आपका पैसा 2 गुने से भी ज्यादा खर्च हो सकता है। यानी एवरेज बजट हमने कितना रखा, 500। ज्यादा केसेस में अगर बढ़िया हमारा कीवर्ड के ऊपर ट्रिगर हो रहा है ऐड, तो कितने रुपए हमारे खर्च हो जाएंगे, 1000। लेकिन मैं कहता हूं कई बार ये जो ट्वाइस है 2 गुने से भी ज्यादा खर्च हो सकता है। ऐसे केसेस तब होते हैं जब आपका जो ऐड है वो कन्वर्जन बेस्ड होता है। ठीक है, आपको हाई कन्वर्जन मिल रहे हैं। जैसे वेबसाइट ट्रैफिक है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर एक ट्रैफिक आ रहा है, आपके ऐड के थ्रू ट्रैफिक आ रही है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा कन्वर्जन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, तो खूब सारा ट्रैफिक आ रहा है, तो गूगल को लगता है कि ठीक है चलो एक बार इसका बजट जो है डेली एवरेज लिमिट जो है उसको जस्ट डबल कर देते हैं और वो 1000 रुपए आपसे खर्च करवा लेगा। लेकिन अगर वहीं कोई सेल हो रही होती है, कोई कन्वर्जन हो रहा होता है, तो गूगल यहां भी नहीं रुकता है, वो और ज्यादा आपके पैसे खर्च करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो लगभग ये 2 से भी ऊपर चला जाता है, बहुत ऊपर नहीं जाएगा लेकिन ये 2 से भी ऊपर जाएगा। हो सकता है किसी केसेस में ये 3 तक जा सकता है, यानी आपका पैसा 1500 खर्च हो सकता है। फिर आप कहोगे कि हमने तो बजट 500 ही खर्च किया था, मतलब हमारा जो बजट है जो हमने सेट किया था वो 500 ही सेट किया था, यानी हमारे महीने का जो बजट है वो 500 मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम 30 दिन से मल्टीप्लाई करें, 15,000 रुपए हमारा मंथली बजट है। अब इस हिसाब से तो ये इससे ज्यादा खर्च हो जाएगा, तो क्या होगा, तो यहां पर क्या होता है, गूगल एक मेथड फॉलो करता है। वो मेथड ये होता है कि वो आपके एवरेज जो आपका ये जो एवरेज आपने डेली बजट सेट किया है उसको मल्टीप्लाई करता है एवरेज मंथली डेज से। एवरेज मंथली डेज कितने होते हैं, लगभग 365 दिन का हम एक साल मानते हैं, इसको 12 से डिवाइड कर दो तो इट विल कम अराउंड समथिंग लाइक 30.4, यानी 30.4 डेज से वो मल्टीप्लाई कर देगा आपके एवरेज बजट को। अगर आपने अपना एवरेज बजट 100 रुपए रखा हुआ है तो मंथली बजट कितना हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी लगभग 3040। फाइन, ये 3040 3040 रुपए आपका मंथली बजट हो गया। तो गूगल क्या करेगा, चाहे ये सिचुएशंस हो चाहे ना हो, वो कभी भी आपको इसके बियॉन्ड नहीं ले जाएगा। अगर किसी दिन 200 खर्च होते हैं तो किसी दिन 100 भी तो खर्च होंगे, तो किसी दिन 50 भी खर्च होंगे, किसी दिन 80 भी खर्च होंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर यहां पर 200 खर्च हो रहे हैं तो आपका मंथली बजट जो है वो मंथली बजट को एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, जो आपने प्रोजेक्ट किया अपना मंथली बजट उसको एक्सीड नहीं करेगा। इस तरीके की सिचुएशंस के होने की वजह से आपका जो एक्सपेंडिचर है वो आपके प्रोजेक्टेड मंथली बजट के अंदर ही रहेगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी केसेस में ऐसा होता है कि आपने कैंपेन 30 दिन से पहले ही स्टॉप कर दिया, उस केस में क्या होगा। उस केस में आप देखते होंगे कि कई बार जो आप अपनी एवरेज जो बजट सेट करते हैं वो और जो एक्चुअल पैसा खर्च होता है उसमें कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। तो वो डिफरेंसेस इसीलिए रहते हैं क्योंकि आपने अपना कैंपेन या तो 1 महीने पहले से पॉज कर दिया या उसको स्टॉप कर दिया। तो गूगल बेसिकली 1 महीने तक का एवरेज मान के चलता है और 1 महीने में वो कोशिश करेगा कि जो आपने एवरेज डेली बजट रखा है उसको मल्टीप्लाई करेगा एवरेज डेज से जो एक मंथ में होते हैं और वो बनाएगा आपका अपने हिसाब से। गूगल मानता है कि ये उसका
बजट है मंथ का जिसको उसे आपके एड के लिए खर्च करना है, फाइन, आपके कैंपेन के लिए खर्च करना है। अब आपने बीच में अपना कैंपेन रोक दिया तो ये थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी, फाइन। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर कोई ये बात कहता है बिल्कुल रिजिड तरीके से कि डेली बजट आप जितना सेट करोगे उतना ही खर्च होगा, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसे केसेस आते हैं, उन केसेस में कई बार ऐसा होता है कि जो आपका डेली बजट है उससे, जो आप सेट करते हैं डेली बजट, उससे थोड़ी सी फिगर्स ऊपर नीचे हो सकती है। जनरली ऊपर होती है, नीचे नहीं होती है लॉन्ग टर्म में। अगर आप देखें, अच्छा अगर आपने एड ऑप्टिमाइजेशन किया और अच्छी तरीके से उसके ऊपर क्लिक्स वगैरह आ रहे हैं, तो इन दैट केस जनरली फिगर्स ऊपर ही जाती हैं। अब एक बात करते हैं, एक और सिनेरियो यहां से बन के आता है। वो सिनेरियो ये है कि अगर जो यहां पर गूगल ने प्रोजेक्ट किया, जैसे हमने एवरेज मंथली बजट रखा 100 रुपए, गूगल कहता है एवरेज डेज होते हैं एक महीने में 30.4, तो इसको मल्टीप्लाई करके वो कहता है कि भाई हम 3040 से ज्यादा आपका पैसा नहीं खर्च कराएंगे एक महीने के अंदर। सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी दिन 200 खर्च हो रहे, किसी दिन 100 खर्च हो रहे, लेकिन किसी कंडीशन में हमने देखा कि ये जो बिलिंग हुई वो 3100 की हो गई, यानी 60 रुपए ज्यादा। तो क्या होगा? वो पैसा रिफंड हो जाएगा, गूगल वो पैसा वापस कर देगा इन द फॉर्म ऑफ ओवर डिलीवरी चार्जेस। तो ये 60 रुपए आपके क्रेडिट बैक हो जाएंगे, जिसमें ओवर क्रेडिट डिलीवरी चार्जेस के फॉर्म में हम कहें ओवर डिलीवरी चार्जेस जो आपको लगे उस बेसिस पे ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा, फाइन। सो आशा करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेली बजट होता है वो आपकी अपर कैपिंग नहीं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि कई बार जब जो बिगनिंग लेवल पर होते हैं वो सोचते हैं कि अगर हमने 100 रुपए खर्च किया है तो वो 100 रुपए ही खर्च करेगा, वो 101 रुपए नहीं खर्च करेगा। लेकिन अगर आपके एड को, आपके जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट किया है उसको परफॉर्मेंस मिल रही है, उसको क्लिक्स मिल रहे हैं, तो वो जो है वो आपका गूगल ऑटोमेटिकली आपके ऐड को प्रमोट करना शुरू कर देगा। प्रमोट मतलब थोड़ा सपोर्ट करना शुरू कर देगा और वो आपके ऐड को क्लिक्स दिलाने की कोशिश करेगा। वो नो मैटर, यहां पर आपका बजट का कंस्ट्रेंट टूटता है, उसकी लिमिट टूटती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरेज जो आपने रखा है उसके बियॉन्ड चला जाएगा, बट यहां तक वो इस चीज को मार्क करेगा, फाइन। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और समझ गए होंगे आप कि किस तरीके से जो हमारा एवरेज बजट है उसका मैकेनिज्म काम करता है। शेयर्ड बजट ऑप्शन के बारे में देखेंगे कि शेयर्ड बजट क्या होता है और किस तरीके से ये गूगल एड्स में यूज होता है। दोस्तों अभी तक हम लोग जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि कैंपेन लेवल्स पर हम अपना एवरेज डेली बजट सेट करते हैं जो एक कैंपेन तक रिस्ट्रिक्टेड है। अब यहाँ पर बात हो रही है शेयर्ड बजट की। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल गया होगा, शेयर्ड बजट का मतलब यह है कि जो भी आप अमाउंट लगाएंगे वो शेयर होगा, ठीक है। जैसे अगर आपने कुछ अमाउंट लगाया 100 रुपए, तो वो शेयर होगा दो चीजों में, कहीं 50 रुपए कहीं 50 रुपए, या कुछ इस तरीके से शेयरिंग हो सकती है कि एक जगह 60 रुपए एक जगह 40 रुपए। नाम से तो यही समझ में आता है। अब हम बात करते हैं कि शेयर्ड बजट आखिर किन चीजों में शेयर होता है। तो ये शेयर होता है कैंपेन लेवल। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि आपने एक बजट सेट किया 100 रुपए और उस बजट को शेयर किया हम लोगों ने दो अलग अलग कैंपेन्स में, ठीक है। एक कैंपेन ने उस बजट का 40 रुपीज यूज कर लिया, ठीक है। अगर इक्वली शेयर होता तो क्या होता? 50-50, सब कुछ ठीक चल रहा होता तो शेयरिंग किस तरीके से होती? 50-50। बट एक कैंपेन ने क्या किया, थ्रू आउट द डे चला और उसने 40 रुपए यूज कर लिए उस बजट के। अब उसमें 10 रुपए जो बचे, जो उसके हिस्से के 10 रुपए बचे, वो ट्रांसफर हो गए दूसरे कैंपेन की ओर, यानी वो 10 रुपए अब दूसरे कैंपेन के ऑप्टिमाइजेशन में खर्च होंगे। तो यहां पर कुछ ऑटोमेटेड कंट्रोल मिल जाता है बजट लेवल पर, इसलिए हम शेयर्ड बजट्स को यूज करते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिकली कि ये ऑप्शन कहां पर है, किस तरीके से हम इसे सेट करेंगे, ताकि आपको एक बार शेयर्ड बजट समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए यहां पर मैं आ चुका हूं सीधे अपने गूगल एड्स के अकाउंट पर, और यहां पर आप देख रहे हैं टूल्स वाला ऑप्शन है, और टूल्स के ऑप्शन में आपको यहाँ शेयर्ड लाइब्रेरी में नीचे मिलेगा शेयर्ड बजट्स। तो आपको आना है शेयर्ड बजट पर। अब हमको एक नया शेयर बजट क्रिएट करना है, तो इस प्लस पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ बजट नेम में कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट शेयर्ड बजट, और अमाउंट रख लेते हैं। जैसे एवरेज हम कितना बजट स्पेंड करना चाहते हैं पर डे, तो सपोज कर लेते हैं ये 1000 रुपीज है। अगर हम चाहें तो इस पूरे अकाउंट के लिए ये हम शेयर्ड अमाउंट रख सकते हैं, यानी जितने भी कैंपेन्स हैं सब में ये 1000 रुपए डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बट अभी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए,
हम एक बार इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि इसको हमने डिवाइड किया, सपोज करते हैं कितने कैंपेन्स में, 2 कैंपेन्स कोई भी ले लेते हैं, ये 2 कैंपेन्स हैं जिनमें हमने इनको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये 1000 रुपए का क्या होगा कि ये डिवाइड हो जाएंगे इन दोनों कैंपेन्स में, यानी 500 500। बट किसी वजह से, जैसे मैंने बताया, अगर यहाँ पर 300 रुपए खर्च होते हैं इस कैंपेन में, पूरे दिन में 300 रुपए खर्च होते हैं, 500 नहीं खर्च होते, तो ये जो 200 बचेंगे ये दूसरे कैंपेन में यूज हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने 3 कैंपेन यहाँ सेलेक्ट किए होते तो क्या होता कि जो 1000 रुपए का बजट है सारे तीनों कैंपेन्स के लिए, वो डिवाइड हो जाता 333 333 333 में। और इन केस अगर किसी एक में या किसी 2 में 333 का जो एवरेज बजट बना एक कैंपेन के लिए, उससे कम खर्च होता, तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो तीसरे कैंपेन के लिए या दूसरे कैंपेन के लिए, जिसमें भी चांसेस होते वहां उस एड के ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज हो जाता। तो इस तरीके से ये शेयर्ड बजट काम करता है। तो अब एक और कंडीशन मैं आपको समझाता हूं। सपोज करते हैं, क्या आप जो शेयर्ड बजट है वो मिड ऑफ द डे लगा सकते हैं, यानी कोई अगर कैंपेन ऑलरेडी रन कर रहे हैं, ठीक है, अब चाहते हैं कि आप उन कैंपेन को ग्रुप कर दें और ग्रुप करने के बाद उनके ऊपर शेयर्ड बजट लगा दें, तो ये भी पॉसिबल है। किस तरीके से, सपोज करते हैं कि कोई 3 कैंपेन या चार कैंपेन ले लेते हैं, कोई 4 कैंपेन है जो 5-5 रुपए के बजट से चल रहे हैं। छोटी फिगर लेते हैं एक बार ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। और ये दोपहर तक इन चारों का बजट खत्म हो जाता है, 5-5 रुपए इन चारों का बजट एग्जॉस्ट हो गया, जो भी एवरेज डेली बजट है वो एग्जॉस्ट हो गया। अब क्या है, अब आप चाहते हैं कि जो आप शेयर्ड बजट लगाएं वो आप शेयर्ड लगाएं, क्योंकि 4 कैंपेन्स है तो आपको लगता है 20 रुपए हमारा बजट ठीक रहेगा, 5-5 रुपए में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो 5 रुपए आपके खर्च हो चुके हैं वो काउंट होंगे। अगर आप मिड ऑफ द डे भी लगाते हो शेयर्ड बजट, तो वहां पर भी वो स्टार्ट कैसे होगा, 0 से। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके कैंपेन्स ऑलरेडी रन हो रहे हैं और उनके ऊपर आप शेयर्ड बजट इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है शेयर्ड बजट का, लोग बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लोग गूगल एड्स सीख जाते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि वो कैंपेन लेवल पर ही अपने बजट को लगाएं और वहीं से ऑप्टिमाइजेशन करें, बिडिंग करें, ये सारी चीजें, क्योंकि वो उस चीज से यूज टू हो चुके होते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा लेजी वर्क टाइप का है कि अगर आप थोड़ा आराम पसंद है तो आप इस टाइप की स्ट्रेटेजी लगा सकते हो और एक बार टेस्ट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके कैंपेन्स परफॉर्म करें। तो बहुत सी चीजें आपको टेस्ट वगैरह करने पर ही पता चलती हैं। ऑटोमेटेड रूल्स के बारे में। सो जैसे कि नाम है ऑटोमेटेड रूल्स, सो ये क्या करता है कि अगर आपके पास कुछ कंडीशंस हैं तो उनके बेसिस के ऊपर आप अपने कैंपेन्स की सेटिंग्स, आप अपने एड ग्रुप्स की सेटिंग्स और आप अपने बिडिंग की सेटिंग्स, आप अपने एड्स की सेटिंग्स, ये सारी चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक कंडीशंस हैं, तो उन कंडीशंस को एक बार देख लेते हैं और उन्हीं चीजों को मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ गूगल एड्स में, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए कि ऑटोमेटेड रूल्स किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है कि हमारे पास एक कंडीशन है कि मैंने कोई एक ऐड ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और वो ऐड है अभी पॉज में, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि वो ऐड जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, ठीक है, वो ऐड ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट हो जाए। और उस ऐड का नाम है संडे ऐड, और कब स्टार्ट हो वो, संडे को, डेट इज 25 ऑफ अगस्त को, ठीक है। तो इस डेट को इस नाम का ऐड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, और टाइम भी ले लेते हैं कुछ, कब स्टार्ट हो, एट 9 AM सपोज कर लेते हैं, और एंड हो जाए संडे इवनिंग को एट 9 PM। तो ये हमारे पास कंडीशन है। अब मैं चाहता हूं इसके बेसिस पर मैं कुछ रूल्स बनाऊं और वो ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट हो जाए हमारे ऐड के ऊपर। किस ऐड के ऊपर, जिसका नाम है संडे ऐड। तो चलिए गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पर इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सो गाइज यहाँ पर गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म ओपन है और सीधे हम लोग को आना है टूल्स में। टूल्स में हम लोग ढूंढते हैं रूल्स को, रूल्स में हम करते हैं क्लिक, और ये जो रूल है ये किस लेवल पे अप्लाई हो रहा है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं अपने रूल्स को। सो अभी हम ये ऐड के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो ऐड रूल्स में हम गए, और टाइप ऑफ रूल क्या है, हमें अपने ऐड को स्टार्ट करना है, अपने ऐड को पॉज करना है, या कुछ ईमेल्स वगैरह सेंड करने उस ऐड के किसी एक कंडीशन के बेसिस पर। सो अभी हम लोगों ने क्या करना है, शुरुआत वाली कंडीशन क्या थी हमारी, पहले तो हमें अपने ऐड को स्टार्ट करना है क्योंकि अभी वो पॉज मोड में है, फाइन।
सो यहाँ आ जाते हैं हम लोग और इनेबल एड्स पे क्लिक कर देते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेंगे ऑल इनेबल्ड एंड पॉज्ड एड्स। और उसके बाद हमें अपनी कंडीशन ऐड करनी। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो हमारा ऐड टेक्स्ट हो, ऐड टेक्स्ट क्या है? संडे ऐड, राइट? संडे ऐड ही नाम है ना, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। हाँ, संडे ऐड नाम का जो ऐड है हमारा, उसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होगी, ऐड टेक्स्ट। क्या कंडीशन है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी कर देते हैं डेली, या सॉरी तो कर देते हैं वंस, राइट? वंस 25th को क्या होगा? 9 AM, राइट? 9 AM हमारा टाइम है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और 9 AM को हमारा जो ऐड है वो क्या हो जाएगा? इनेबल हो जाएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और यहां पर हम रख देते हैं इसका नाम, इनेबल रूल फॉर संडे ऐड, फाइन। और इसको कर देते हैं सेव। यहाँ पर बाकी सारी चीजें ठीक है, इसको कर देते हैं सेव। तो इस तरीके से मैंने एक रूल क्रिएट कर दिया जिसके थ्रू जो हमारा पॉज ऐड था संडे ऐड नाम से, वो संडे को 25th ऑफ अगस्त को 9 AM पे ऑटोमेटिकली रिज्यूम हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको स्टार्ट तो हमने कर दिया, बट इसको हमें एंड भी करना है, दैट इज ऑन द सेम डेट। सेम डेट को हमें एंड भी करना है, 25th अगस्त को हमें एंड भी करना है, लेकिन टाइम है हमारा 9 PM। चलिए वापस करते हैं, एनेबल के बाद एंड वाला हमें बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं? पॉज करना है, हमें पॉज करना है, ऐड, सेम वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस बार भी हमारा जो एट्रीब्यूट है वो ऐड टेक्स्ट में क्या होगा? संडे ऐड, क्योंकि नाम तो वही है भाई ऐड का, संडे ऐड। इसको कर देंगे अप्लाई और यहाँ पर कर देंगे वंस। और यहाँ पर वंस के बाद यहाँ पर हमें 25th सेलेक्ट करना है, टाइम ले लेते हैं 9 PM। इसको कर देते हैं एक बार हम लोग 9 PM, यहाँ पर 9 PM है और इसका नाम रख देते हैं पॉज, पॉज और ये संडे ऐड। ठीक है, तो ये रूल हो गया। अब हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ये दोनों रूल्स डिफाइन हो गए और जैसा ही टाइम होगा ये दोनों रूल्स फायर हो जाएंगे, राइट? अब आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। जैसे फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें, अगर हम कुछ इस तरीके का ऐड चलाना चाहते हैं जो डेली हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी डेली है, कि उसको कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए डेली हम चलाना चाहते हैं, तो आप चला सकते हैं। वीकली चाहे तो आप यहाँ पर उसको भी रूल असाइन कर सकते हैं, चाहे तो मंथली उसको भी रूल असाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि आप केवल इसी ऐड लेवल पर ही रूल्स बना सकते हैं। बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस भी हैं जिनके ऊपर आप रूल्स बना सकते हैं, कैंपेन लेवल पे आप रूल्स बना सकते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको जो रूल्स है उसकी बेसिक्स क्लियर हो गई होंगी। और जब तक ये प्लेलिस्ट, क्योंकि इस प्लेलिस्ट का जो मेन मोटिव है, ये गूगल एड्स की जो हमारी सीरीज है, इसका मेन मोटिव है कि एक बार हम आपको जो बेसिक नॉलेज है सारे टूल्स की, जो भी हम यहाँ पर टर्म्स यूज करते हैं उन सारी चीजों की, ये जितना भी इंटरफेस है इसकी, ये एक बार बेसिक नॉलेज अगर आपको मिल जाएगी, उसके बाद हम इसको लेकर कुछ एडवांस चीजें, जहां पर हम और ज्यादा एडवांस ऑप्शंस को यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी होती जाए गूगल एड्स के बारे में। स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं गूगल एड्स के अंदर, ये ऑप्शन आपको कहाँ दिखता है और किस तरीके से स्क्रिप्ट्स हमारे काम आते हैं। चलिए शुरू करते हैं, सीधे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर और वहीं पर देखते हैं कि स्क्रिप्ट्स के ऑप्शन आपको गूगल एड्स में कहां पर मिलते हैं। सो गाइज, यहां पर आपको आना है टूल्स में। टूल्स में आने के बाद आप देखेंगे यहां पर बल्क एक्शंस में आपको स्क्रिप्ट्स का ऑप्शन दिखता है, राइट? ये आपको स्क्रिप्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है। बट अगर हम बात करें तो ये आखिर स्क्रिप्ट्स क्या होती है, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो स्क्रिप्ट्स जावा स्क्रिप्ट कोड है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप चाहते हैं कि आप अपने गूगल एड्स को प्रोग्रामेटिकली कंट्रोल करें, उस वक्त आप स्क्रिप्ट्स को यूज करते हैं। अगर आप स्क्रिप्ट्स के साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है, बट बहुत बेसिक सा नो हाउ होना चाहिए जेएस के बारे में, यानी जावा स्क्रिप्ट के बारे में, ताकि थोड़े बहुत जो अल्टरेशन करने हैं स्क्रिप्ट्स में उनको आप कर पाए, राइट? सो अब ये स्क्रिप्ट्स गूगल एड्स के अंदर क्या करती है, तो कोई बहुत जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती हैं उनको अगर आप ऑटोमेट करना चाहें प्रोग्रामेटिकली, तो वहां पर आप जेएस का यूज करते हैं और ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। विद इन गूगल एड्स ही नहीं, जेएस आपको जो बाहर हम कहें एक्सटर्नल जो डेटा है उसको और गूगल एड्स को भी इंटरैक्ट करने में हेल्प करती है। तो ऐसे जब कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस आती हैं, ऐसे जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं, उन केसेस में हम
स्क्रिप्ट्स का यूज करते हैं। अब एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूं, एक केस बता देता हूं जिसमें ये स्क्रिप्ट्स यूज हो सकती है। वो केस ये है, सपोज करते हैं कोई पर्सन है जिसका एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज है और उस लैंडिंग पेज के ऊपर उसके गूगल अकाउंट से बहुत सारे कीवर्ड्स पॉइंट करते हैं। केस क्लियर हो गया कि एक लैंडिंग पेज है एक पर्सन का, उसी का गूगल एड्स का अकाउंट है, उसने बहुत सारे कीवर्ड्स के ऊपर वहां पर बिडिंग करके रखी हुई है और वो कीवर्ड्स जब हिट होते हैं तो वो उसका फाइनल यूआरएल वाला एड ट्रिगर होता है। इन केस अगर उस पर्सन को जो उसका फाइनल यूआरएल था यानी कि जो उसका लैंडिंग पेज था, अगर उसमें कुछ करेक्शन करना पड़ गया यानी लैंडिंग पेज की डिजाइन चेंज करनी पड़ गई, तो ऐसे में अगर उस कीवर्ड जो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं उसके बहुत सारे कीवर्ड्स के केस में अगर उसे फाइनल यूआरएल अपना चेंज करना पड़ेगा क्योंकि लैंडिंग पेज चेंज हो गया, अगर लैंडिंग पेज में कोई मॉडिफिकेशन हुआ, ये सारी चीजें हुई तो फाइनल यूआरएल चेंज हो गया। अगर फाइनल यूआरएल चेंज हो गया तो उसको सारे कीवर्ड्स के अंदर वो सारी चीजें चेंज करनी होगी। अब मैनुअली ये काम करना थोड़ा मुश्किल है, राइट। सो यहाँ पर प्रोग्रामेटिक अगर हम कहें जो स्क्रिप्ट्स हैं वो यूज होती है, प्रोग्रामेटिक ऑटोमेशन यूज होता है जिनको यूज करके आप ये काम कर सकते हैं। आप एक साथ उन सारे कीवर्ड्स के फाइनल यूआरएल को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिक वे में स्क्रिप्ट्स एक्चुअली काम करती, राइट। सो यहाँ पर देखते हैं स्क्रिप्ट्स किस तरीके से दिखती हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो स्क्रिप्ट्स के कोड से, सिंटेक्स से, ये जो बड़े बड़े कोड्स हैं इनसे आपको अभी मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जीएस से फैमिलियरिटी होनी चाहिए ताकि जो मॉडिफिकेशंस हैं, क्योंकि कई बार आपको मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, तो उन मॉडिफिकेशंस को आप इजीली कर पाएं और जीएस के नो हाउ को समझ पाएं, राइट। सो वैसे गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर, इनके हेल्प गाइड के ऊपर बहुत कुछ मिल जाएगा आपको अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। बट हम सीरीज में बात कर रहे हैं, गूगल एड्स की सीरीज में, तो मैं यहाँ आपको बहुत डीप में वो चीजें नहीं सिखा सकता। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम एडवांस इसको स्टार्ट करेंगे, अभी तो बेसिक आपकी फाउंडेशन है, जैसे हम एडवांस सीरीज के ऊपर आएंगे इन चीजों को मैं प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। सो एक बार इसके इंटरफेस को देख लेते हैं कि स्क्रिप्ट का इंटरफेस आपको किस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है और सीधे आप पहुंच जाएंगे उस स्क्रिप्ट उस इंटरफेस पे जहां से आप स्क्रिप्ट्स को एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये code.js है, आप चाहो तो इसका नाम चेंज कर सकते हो जो भी यहाँ पर कोड है, और साथ ही साथ जो आप स्क्रिप्ट बना रहे हो, जिस काम के लिए स्क्रिप्ट होगी उससे रिलेटेड आप उसका नाम यहाँ पर रख दोगे। फंक्शन मेन है और इसके अंदर आएगी स्क्रिप्ट। अब क्वेश्चन आता है स्क्रिप्ट हमें मिलेगी कहाँ? तो यहाँ जाते हैं गूगल एड्स के स्क्रिप्ट वाले सेक्शन के ऊपर। सो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, जो स्क्रिप्ट का बेसिक पर्पस है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, गूगल एड्स ऑटोमेशन मेड इजी यूजिंग स्क्रिप्ट। फाइन, तो सीधे आ जाते हैं यहाँ पर सैंपल्स में, और सैंपल्स में अगर आप देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन स्क्रिप्ट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आप ऐड शेड्यूल करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला था ना अभी ऑटोमेशन का, अब आप बोलोगे कि सर वो जो रूल्स वाला सेक्शन था जो हम लोगों ने पहले थोड़ी सी उसके बारे में बात करी थी, रूल्स समझे थे कि जो ऑटोमेटेड रूल्स हम लोग सेट कर सकते हैं गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पे, वो भी तो यही है। हाँ, तो वो भी यही चीजें अगर लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट्स के थ्रू और पावरफुल चीजें देखना चाहते हो, मतलब जनरली जब स्क्रिप्ट्स के साथ काम होता है तो बहुत चीजें फास्ट हो जाती, तो वो अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप स्क्रिप्ट्स को यूज कर सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने सारे जो स्क्रिप्ट्स हैं, कोड स्निपेट्स हैं, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक दो को जरा देखते हैं एक बार। जैसे आपको रिपोर्ट्स अगर क्रिएट करनी है, ठीक है, टेक्स्ट रिपोर्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, स्प्रेडशीट रिपोर्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, सो आपकी स्क्रिप्ट है, आपको इसको सीधे से वहां से उठाना है, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करने हैं और उसके बाद पेस्ट कर देना है यहाँ। फाइन, इसके बाद पेस्ट कर देने के बाद आप इसको सेव कर दोगे, रन कर दोगे, तो ये स्क्रिप्ट आपकी एक्टिव हो जाएगी। ऑथराइज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको एक्सेस देना पड़ता है जहां पर भी आप जिस भी ऐड के ऊपर, जिस भी गूगल ऐड के ऊपर आप ये स्क्रिप्ट लगा रहे हो, उसको एक्सेस देना पड़ेगा कि ये स्क्रिप्ट आपके जो प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स का उसके साथ इंटरेक्ट हो पाए। ये तो बेसिक चीज है ना, क्योंकि ये बाहर की स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये अगर आपके एड्स प्लेटफॉर्म से इंटरेक्ट होना चाहती है तो आपको उसके लिए उसको ऑथराइज करना पड़ेगा। सो देखते हैं किस तरीके से स्निपेट्स दिखते हैं हमको। क्रिएट अ स्प्रेडशीट रिपोर्ट है अगर, तो इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको जनरली कोड ही दिखेगा, ये देख रहे हैं आप। अलग अलग पर्पस के लिए आपको क्रिएट अ टेक्स्ट रिपोर्ट, ये पूरी स्निपेट है, क्रिएट अ स्प्रेडशीट रिपोर्ट, ये भी पूरी स्निपेट है। इसको आपको सीधे कॉपी करना है और यहाँ पर जो आपका प्लेटफॉर्म है इसके बीच में पेस्ट कर देना है, राइट। उसके बाद सेव करना है, प्रीव्यू करना है, रन करना है, वॉट एवर यू वांट, ठीक है। तो अभी इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे अपने कैंपेन और अपने एड्स अकाउंट के हिसाब से।
तो उसके बाद ये स्क्रिप्ट रेडी टू रन हो जाएगी। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो स्क्रिप्ट्स का यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है बेसिकली उसका काम क्या है। और भी चीजें हैं, जैसे ऐड शेड्यूल आप कर सकते हो, और चीजें देखते हैं जरा। थर्ड पार्टी एपीआईज हैं, उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, और गेट ऑल अकाउंट्स हैं, ठीक है, एड्स मैनेजर के लिए, क्योंकि अकाउंट्स तो जनरली एड्स मैनेजर के प्लेटफॉर्म पे होंगे। उसके बाद ऐड ग्रुप्स से रिलेटेड है, बल्क अपलोड से रिलेटेड है, बहुत बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। और जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे आप स्क्रिप्ट्स यूज करते जाएंगे। एक और बहुत छोटे बट एक इम्पॉर्टेंट टूल के बारे में बात करेंगे जिसको हम यूज करते हैं, गूगल एड। गाइस, जब कभी भी आप अपना कैंपेन रन करते हैं और अगर आपका वो कैंपेन लाइव हो जाता है, मैं कहूँ कि अगर वो जो आपका एड है वो लाइव हो जाता है, तो आप भी चाहते हैं कि आप देखें कि अलग अलग कीवर्ड्स के ऊपर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में आपका ऐड किस तरीके से दिख रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का मतलब ये हो गया कि देखना चाहते हैं हम टैबलेट में हमारा ऐड किस तरीके से दिख रहा है, हम देखना चाहते हैं हमारा डेस्कटॉप और मोबाइल बेस्ड डिवाइसेस पर किस तरीके से हमारा ऐड दिख रहा है। ऐसे में अगर आप डायरेक्टली अपने डिवाइस के ऊपर, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आप जाते हैं गूगल में, और गूगल में जाने के बाद और नॉर्मली यहाँ पर कीवर्ड टाइप करते हैं, राइट। जो भी आपका कीवर्ड है उसको आप टाइप करते हैं। जैसे मैंने बात किया ऑनलाइन कोर्सेज, राइट, ये एक तो नॉर्मल कीवर्ड हो गया। बट अगर आप ऐड चला रहे हैं कुछ इस टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर और ये आप कीवर्ड टाइप करते हैं, ये देखने के लिए कि आपका ऐड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या किस पोजीशन पर दिख रहा है, किस तरीके से दिख रहा है, जनरली ऐसा होता है। बट अगर आप इस तरीके से सर्च करेंगे तो जो डेटा आपके एड्स अकाउंट में जा रही है, राइट, वो मैनिपुलेट होने के चांसेस है, क्योंकि ये रियल डेटा नहीं है। आप किसी दूसरे इंटेंट से इसको सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वो रियल इंटेंट नहीं है जिसको देखते हुए आपने इस कीवर्ड के ऊपर ऑडियंस को टारगेट किया है कि मैं अपना ऐड इस कीवर्ड के ऊपर दिखाऊंगा। ऐसे बार बार करने से जो आपकी डेटा होती है वो मैनिपुलेट होती है। तो ये डेटा मैनिपुलेट ना हो, इस डेटा में कोई प्रॉब्लम ना आए, अनबायस्ड रहे डेटा, इसके लिए आपके पास जो टूल है वो है आपका एड प्रीव्यू और डायग्नोसिस का टूल। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, टूल्स में आपको जाना है और सीधे पहुंच जाना है आपका एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस टूल। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप लोकेशन वाइज देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लोकेशन सेलेक्टेड है कि आप किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए अपने कीवर्ड को टेस्ट करना चाहते हैं, लैंग्वेज के लिए टेस्ट करना चाहते हैं, साथ ही साथ डिवाइसेस के लिए टेस्ट करना चाहते हैं। इसके बेसिस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एड शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा है, वो एक पॉइंट आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं शो हो रहा है तो किस तरीके का यहाँ पर बाकी के ऐड शो हो रहे हैं ये आपको दिख जाएगा, राइट। एक और बात है कि जैसे अगर सपोज करते हैं आप अपना जो आपका ऐड है उसके बारे में रिसर्च नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देख रहे हैं, बल्कि किसी दूसरे एड्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं। ऐसे में कोई नॉर्मल सा ऐड आपको दिखता है, जैसे कोई यूजर टाइप करता है ऑनलाइन शूज या बाई ऑनलाइन शूज, उसके ऊपर कुछ एक ऐड दिखा, एक बार आपको वो ऐड दिखा, ठीक है। उसके बाद आप वापस उसको सर्च करते हैं, फिर ऐड वो आपको दिखता है, उसके बाद आप वापस उसको सर्च करते हैं, आप देखते हैं कि वो ऐड आपको दिखना बंद हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गूगल का एआई सिस्टम ये समझ जाता है कि आप ऐड के इंप्रेशंस तो आपको हो रहे हैं, बट क्योंकि आप उस ऐड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये ऐड हो सकता है आपके काम का ना हो, इसलिए वो ऐड वो आपको दिखाना बंद कर देता है और दूसरे यूजर्स को दिखाना स्टार्ट कर देता है, राइट। ताकि जो जो भी एड पब्लिशर है उसको बेनिफिट मिल सके, उसकी जो राइट ऑडियंस है उस तक वो ऐड पहुंचाया जाए, क्योंकि आपको तो उसने 2 बार दिखाया बट आपने किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं लिया उस ऐड में, मतलब कहीं पर भी आपने उस ऐड में क्लिक नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो वो ऐड आपको दिखना बंद हो जाएगा, राइट। ऐसे केसेस में भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं बाई ऑनलाइन शूज, और यही हमारा भी कीवर्ड है, हमारा भी एड्स यहीं पर आता है, लोकेशन जोधपुर सेलेक्टेड है। एक बार क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं इंग्लिश, फाइन, इंग्लिश इसको कर देते हैं इंग्लिश, फाइन। बाई ऑनलाइन शूज है, लोकेशन जोधपुर सेलेक्टेड है, लोकेशन चाहें तो चेंज कर दे, थोड़ी सी वाइडर लोकेशन ले लेते हैं, इंडिया ले लेते हैं एक बार, ग्रेट। अभी आप देखेंगे यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, वापस अपन करते हैं जोधपुर। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको यहाँ पर एड्स दिख रहे हैं, फाइन।
एक बार यही कीवर्ड हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं, इसको कर देते हैं गूगल, और यहाँ पर टाइप करने की कोशिश करते हैं सेम कीवर्ड को। सो अभी आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ सर्च में आपको ये रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बार बार ये कीवर्ड आपने टाइप किया हो, ठीक है। इस सिस्टम से बार बार कीवर्ड हमने टाइप किया, सो ऐसे में गूगल को क्या लगता है कि नहीं भाई, ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, ये बार बार कीवर्ड तो टाइप करता है बट किसी टाइप के इंटरेक्शन नहीं करता है, तो हम इसको ऐड नहीं दिखाएंगे, इसलिए यहाँ पर ऐड नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो किसी भी तरीके की डेटा मैनिपुलेशन ना हो, कुछ रियल टाइम में इफेक्ट ना हो, इसलिए आप इस टाइप के जो टूल है उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका ऐड यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे इस कीवर्ड के ऊपर अभी हमारा कोई ऐड लाइव नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका ऐड यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर दिखेगा, किसी कीवर्ड पे रैंक होगा, तो किस तरीके से रैंक होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग लैंग्वेजेस पे, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी यहाँ पर आप चीजें देख रहे हैं, अब जैसे यहाँ पर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया और इसको आप अपनी टीम के साथ शेयर करना चाहते हैं, या किसी को भी आप बताना चाहते हैं कि भाई देखो ये ऐड इस तरीके से दिख रहा है, या सपोज करते हैं कि आप अपने क्लाइंट को भी बताना चाहते हैं कि आपका ऐड यहाँ दिख रहा है, सो सीधे क्या करना है, आपको शेयर पे देखना है और ये जो है ना, इस लिंक को शेयर कर देना है, ठीक है। तो इस लिंक के थ्रू वो देख सकते हैं कि ये जो प्रीव्यू है ये किस तरीके से हो रहा है, आपके ऐड का प्रीव्यू किस तरीके से हो रहा है, ये ओवरऑल एक्सपीरियंस, राइट। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि हमें बार बार क्यों गूगल सर्च इंजन में रियल टाइम में अपने कीवर्ड्स के ऊपर अपने ऐड के इंप्रेशंस नहीं लाने चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी डेटा नहीं मैनिपुलेट हो और ये सारी चीजें रियलिस्टिक रहें, राइट। सो आप इसके लिए गूगल का जो ये ऐड प्रीव्यू टूल है, डायग्नोसिस टूल है, इसको यूज कर सकते हैं। ऐड वेरिएशंस के बारे में, अब ऐड वेरिएशंस क्या होते हैं और ऐड वेरिएशंस को हम क्यों यूज करते हैं। दोस्तों, सपोज करते हैं कि आपने एक कोई ऐड बनाया हुआ है और वो ऐड परफॉर्म कर रहा है, बट आपको लगता है कि अगर हम इसकी हेडलाइन को चेंज कर दें, राइट, जो हेडलाइन का टेक्स्ट है, सर्च ऐड का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पर हेडलाइन टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। सर्च ऐड में अगर हम ये जो हेडलाइन का टेक्स्ट है, पहली वाली फर्स्ट हेडलाइन टेक्स्ट, इसको अगर हम चेंज कर दे तो हमारे ऐड की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, बट आप इस बात के लिए श्योर नहीं हो। अगर आप इस ऐड को रोकते हो तब भी प्रॉब्लम होगी, अगर आप एक नया ऐड बनाते हो तो वो चले या ना चले, इसके साथ उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से हो, ये एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो नए ऐड बनाने में भी कंफ्यूजन है और इस चीज को लेकर भी हम श्योर नहीं है कि ये इस एड्स की परफॉर्मेंस से अच्छे को हम इंक्रीज कर पाएंगे नए ऐड में या नहीं। सो ऐसे में हम क्या करते हैं, दो वेरिएशंस क्रिएट कर देते हैं। एक तो हमारा ऑलरेडी रनिंग ऐड है, वो हो गया। दूसरा, हम एक और ऐड क्रिएट कर देंगे उसके जैसा, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई भी चेंज नहीं होगा, बस एक चेंज होगा जो हम चाहते हैं। जैसे हेडलाइन में चेंज करना है तो हेडलाइन में चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, नया एक दूसरे काइंड ऑफ वेरिएशन बन गया वहां पर, ठीक है। सो अब इन दोनों को हम अपनी ऑडियंस को दिखाना शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस ऐड के ऊपर किस तरीके से ऑडियंस इंटरेक्ट करी। अगर हमने जो बाद में ऐड वेरिएशन बनाया उसके ऊपर हमें अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो पहले वाले को हम पॉज कर देंगे, उसको हम कंटिन्यू कर देंगे। अगर हमें उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो हम पहले वाले को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो यहां पर हमें एनालिसिस मिल जाती है ऐड वेरिएशन के थ्रू कि हमें किस ऐड को चलाना है और किस ऐड को नहीं चलाना है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना अराइज हो, इसके लिए हमको ऐड वेरिएशंस को यूज करना चाहिए। सो देखते हैं, ड्राफ्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स में आ जाते हैं यहाँ पर, और आपको सीधे यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन पे आना है ऐड वेरिएशन में, और क्रिएट करते हैं एक नया ऐड वेरिएशन, राइट। सो अभी हम लोग को यहाँ पर जो है कुछ कोई एक सीन लेना पड़ेगा कि हम हेडलाइन को रिप्लेस करना चाहते क्या, किस चीज को। इसके लिए मैं सीधे यहाँ से पहले कुछ नोट कर लेता हूँ, राइट। सो एक मिनट, हम लोग देखते हैं यहाँ पर मेरे पास कोई सर्च ऐड हो जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। सो यहाँ पर हमारे पास एक सर्च ऐड है, डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लीड्स, और इस सर्च ऐड में एक बार इसके ऐड को देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ जाते हैं एड्स एंड एक्सटेंशन में, ये हमारा ऐड है, और इस ऐड में हमें किस चीज़ को चेंज करना है, हेडलाइन 1 हेडलाइन 2 तो यहाँ पर नहीं है, फ़ोन नंबर है यहाँ पर। तो एक बार डिस्क्रिप्शन लाइन को लेते हैं, डिस्क्रिप्शन लाइन 2 को लेते हैं, राइट, डिस्क्रिप्शन लाइन 2 को लेते हैं, इसको कर देते हैं कॉपी। अब चाहे तो बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं,
उनको चेंज कर सकते हैं। ले लेते हैं इनको एक बार नोटपैड के ऊपर लिख के रख लेते हैं, ताकि बाद में जब अभी हम लोग रिप्लेस करें तो कंफ्यूजन ना हो, राइट। सो अभी इसको करते हैं कैंसिल और फिर से वापस आ जाते हैं ऐड वेरिएशन के ऊपर, राइट। ऐड वेरिएशन के ऊपर यहाँ पर ऐड वेरिएशन है, न्यू पे आ जाएंगे, सेलेक्ट कैंपेन कर लेंगे। कौन सा कैंपेन था हमारा, ये डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लीड्स वाला, इसको कर लेते हैं डन। और इसमें ऐड टाइप क्या है, टेक्स्ट टाइप, बिल्कुल सही है। फिल्टर करते हैं ऐड को, ठीक है, ऐड को फिल्टर करते हैं डिस्क्रिप्शन 2 से, पूरा इसको फिल्टर कर लेंगे। ये तो ठीक है, बिल्कुल समझ में हमें आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें फाइंड एंड रिप्लेस करना है, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस करना है, किस चीज को फाइंड करना है और किस चीज को से रिप्लेस करना है, उसको कहां पर करना है, ये हम कर सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है टॉट बाय एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर्स, तो इसको हम लोग इस वर्ड को चेंज कर देते हैं, राइट। इसको करते हैं कॉपी, को करते हैं कॉपी, कहां पर था ये, डिस्क्रिप्शन 2 में, और इसको रिप्लेस कर देते हैं हम मार्केटर्स से, एक्सपर्ट मार्केटर्स, राइट। कर देते हैं कंटिन्यू। अब आप देख सकते हैं कि आपको इसको एक वेरिएशन का नाम रखना है, तो हमने रखा टेस्ट वेरिएशन। टेस्ट वेरिएशन, कैंपेन वगैरह का नाम आप आगे सामने रख सकते हैं जिसके लिए भी आप कर रहे हैं। स्टार्ट डेट, आप कब से इस वेरिएशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट स्प्लिट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये है कि जैसे अब 2 एड्स हो गए, ठीक है, ऑडियंस वही है, सब कुछ वही है। सो अब आप क्या चाहते हैं कि आपका जो दूसरा वाला ऐड है उसको कितना हिस्सा मिले दूसरों के सामने आने का। अभी क्या है, 2 अलग अलग एड्स हैं, राइट, सेम ऑडियंस की तरफ जाने। तो अब उस ऑडियंस में आपका जो सेकंड वाला ऐड है उसको कितना परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट मिल जाए, ठीक है, कितना परसेंट जो है उसको हिस्सा मिल जाए। तो यहां पर हम इस विंडो को कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर 50% है, यानी कि अगर इसको टोटल अभी 100 इंप्रेशन होने तो 50-50 इंप्रेशन दे दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ एक्सपेरिमेंट स्प्लिटिंग कर सकते हैं, राइट। सो 50% रखा हुआ है अभी, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दिखा रहा था। क्रिएट कर देते हैं वेरिएशन को, अब ये वेरिएशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। सो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेटस एक्टिव है, कैंपेन 1 है, एक्सपेरिमेंट स्प्लिट है, और भी डिटेल आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है, क्या चेंज किया है हमने, ये सारी चीजें, ठीक है। और इसका जब ये रन होगा उस वक्त आप इसको कंपेयर कर पाएंगे मॉडिफाइड एड और ओरिजिनल एड में किस तरीके का डिफरेंस आपको दिख रहा है, राइट। जब भी मन चाहे आप इसको पॉज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये एड ने मेरे लिए कुछ परफॉर्म किया, या इस वेरिएशन के बेसिस पर आपको डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको सीधे अप्लाई पर क्लिक करना है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। वो 3 ऑप्शंस एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पॉज ओरिजिनल एड्स एंड क्रिएट न्यू एड्स विद दिस वेरिएशन, जो ऑलरेडी चल रहा है एड, उसको हमें क्या करना है, पॉज कर देना है, और जो नया हम लोगों ने वेरिएशन बनाया है इसको ओके कर देना है, इसको लाइव कर देना है। किस केस में करेंगे ऐसा, जब ये हमारा एड अच्छा परफॉर्म करेगा, उस केस में। रिमूव ओरिजिनल एड एंड क्रिएट न्यू एड विद दिस वेरिएशन, उसको पॉज नहीं करना है, इस बार उसको रिमूव ही कर देना है, राइट। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, कीप ओरिजिनल एड्स एंड क्रिएट न्यू एड्स विद दिस वेरिएशन, ये ऑप्शन भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की आपने परफॉर्मेंस एनालिसिस यहाँ पर की है, दोनों जो आपके एड्स थे उनको किस तरीके से एनालाइज किया, वहां से क्या कंक्लूजन निकाला, क्या रिजल्ट निकाला, उसके बेसिस पर आप यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे, यानी अप्लाई करेंगे जो भी आपको चेंजेस लगते हैं। इफ फंक्शंस के बारे में, इफ फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से हम यूज करते हैं उनको गूगल एड्स में। तो गाइस आप सोच रहे होंगे ये इफ फंक्शन क्या है और इसका इस्तेमाल गूगल एड्स में क्यों होगा, राइट। अभी तक हम कैंपेन, बिडिंग, इन सारी चीजों की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है, बट ये अगर हम कोडिंग की लैंग्वेज बोलने लगे गूगल एड्स की सीरीज में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है गाइस। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊं ताकि आप समझ जाएं कि इफ फंक्शन को हमको कहां पर यूज करना है और किस तरीके से यूज करना है। इसको तो हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। गाइज आप जो अपना सर्च ऐड बनाते हैं उसके अंदर आप अपना डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और आप ये चाहते हैं कि जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर दूसरी तरीके से आए और डेस्कटॉप डिवाइसेस के ऊपर दूसरी तरीके से आए। ऐसी रिक्वायरमेंट्स हमारी हो सकती है, राइट। हम चाहते हैं कि हमारा ऐड जो ट्रिगर होता है, अगर यूजर मोबाइल से ट्रिगर कर रहा है तो उसको कुछ दूसरा डिस्क्रिप्शन दिखे, और अगर वो जो है डेस्कटॉप से आ रहा है, लैपटॉप से आ रहा है, तो उसे एक दूसरा डिस्क्रिप्शन दिखे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इस टाइप की सिचुएशंस को कैटर कर सकते हैं यूजिंग इफ फंक्शन इन गूगल एड्स।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ चुका हूँ सीधे अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास जो सर्च एड्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ये जो है इंटरफेस है, इसके थ्रू हमें एक सर्च एड क्रिएट करना है। तो जो मैंने आपको ये कंडीशन बताई, राइट, कि इस तरीके से अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं कि एक जो एड का पार्ट है वो चाहते हैं हम मोबाइल पे दूसरा दिखे और जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर दूसरा दिखे। जरूरी नहीं है डिस्क्रिप्शन के लिए हो, ये चीज हो सकती है आपकी हेडिंग्स के लिए भी। आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे दूसरी हेडिंग दिखे, लैपटॉप पे दूसरी हेडिंग दिखे, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो दूसरी चीजों को भी, कोई भी डिस्क्रिप्शन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप जो आपका फाइनल यूआरएल है इसके लिए ये चीज नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि इफ फंक्शन जो है वो केवल आप सर्च एड्स पे यूज करेंगे, बाकी एड फॉर्मेट्स के ऊपर इसको नहीं यूज करना, राइट। सो चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ है और मैं इसको कर देता हूँ कॉपी और इसको करता हूँ यहाँ पर एक बार पेस्ट, ताकि आपको चीज समझा सकूं मैं कि किस तरीके से ये इफ फंक्शन काम करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है गेट द बेस्ट शूज एट द बेस्ट प्राइस। ये तो यहाँ पर नॉर्मली दिख जाएगा, इसमें हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इफ, और उसके बाद लिखा हुआ है डिवाइस इज इक्वल टू मोबाइल। अगर डिवाइस मोबाइल है तो फ्री शिपिंग ऑन मोबाइल ऑर्डर्स, ये डिस्क्रिप्शन में आना है। एल्स क्या आना है डिस्क्रिप्शन में? बाय नाउ, राइट। सो ये आपको समझ में आ गया कि इफ फंक्शन में हमने किस तरीके से इसको डिफाइन किया, राइट। अगर डिवाइस मोबाइल है तो ये टेक्स्ट शो हो जाएगा, अगर डेस्कटॉप से या किसी दूसरे डिवाइस है जो हमारा टैबलेट है उससे सर्च ट्रिगर हो रहा है, वो एड ट्रिगर हो रहा है, सो वहां पर ये बाय नाउ शो हो जाएगा, राइट। सो एक बार देखते हैं यहाँ पर कौन सा प्रीव्यू लगा हुआ है। ये लगा हुआ है मोबाइल का, तो मोबाइल का है तो फ्री शिपिंग ऑन मोबाइल ऑर्डर्स है, राइट। तो इस टाइप का कॉल टू एक्शन हमने इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है मोबाइल यूजर्स के लिए कि उनको अगर ये ऐड दिखे उनके मोबाइल के ऊपर तो उनको मोबाइल ओरिएंटेड कॉल टू एक्शन दिखना चाहिए। चलिए इसी का वर्जन एक बार हम लोग देख लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, उस पे किस तरीके से दिख रहा है, राइट। सो इसको डेस्कटॉप पे हम लोग एक बार देखते हैं। दिस इज डिस्प्ले, और इसको एक बार हम लोग इसको एक बार हम लोग करते हैं डन, और यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ना डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर आपको ये बाय नाउ दिख रहा है, राइट। और वापस अगर हम आ जाएं मोबाइल वर्जन के ऊपर तो आप देखेंगे फ्री शिपिंग ऑन मोबाइल ऑर्डर्स। तो इस तरीके की सेटिंग्स आप कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर तो मैंने अपना सिंटेक्स लिखा हुआ है, बट सिंटेक्स से आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बड़े यूजर फ्रेंडली वे में भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बड़ा यूजर फ्रेंडली जो है यहाँ पर इंटरफेस है, इसको आप क्लिक करके नॉर्मली यहाँ पर एंटर करके आप चीजें अप्लाई कर सकते हैं। सो इसको कैसे करना है, अगर सिंटेक्स आपको याद नहीं है, सो आपने जैसे यहाँ तक लिखा और उसके बाद आपको ये करली ब्रेसेस लगाना है, और करली ब्रेसेस लगाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इफ फंक्शन का ऑप्शन दिख जाएगा। बस इसमें आपको वही चीजें एंटर करनी है जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई, और उसके साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके वर्जन्स क्रिएट हो जाएंगे, राइट। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है और बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं, बट बहुत बेनिफिशियल हो सकता है उस केसेस में जब आप चाहते हैं कि अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर आप अलग अलग कॉल टू एक्शंस को यूज कर पाए, राइट। उस डिवाइस ओरिएंटेड ऑडियंस के सामने या उस डिवाइस ओरिएंटेड यूजर के सामने किस टाइप का कॉल टू एक्शन आप दिखाना चाहते हैं, किस तरीके से हम काउंटडाउन सेटिंग्स लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट ऐड के बीच में। अब ये काउंटडाउन सेटिंग्स क्या होती हैं? सपोज करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कोई सेल बेस्ड ऐड चला रहे हैं, राइट। कोई आपका प्रोडक्ट है जिसको आप सेल कर रहे हैं, और वो सेल जो है वो सपोज करते हैं लगभग आपकी वेबसाइट के ऊपर 5 दिन में एंड होने वाली है, राइट। एक प्रोडक्ट है जिसको आप अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करते हैं, सेल्स के थ्रू उसको सेल कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि उसकी जो सेल है वो आने वाले 5 दिनों तक रहे और उसके बाद वो सेल एंड हो जाए। तो जिस वक्त वो एड यूजर को दिखेगा, उस इंटेंट के यूजर को दिखेगा, उस वक्त वहां पर या तो आप डिस्क्रिप्शन में ये लिख सकते हैं कि अवर सेल एंड्स ऑन दिस डेट, इस तरीके से, या आप लिख सकते हैं कि अवर सेल्स एंड्स ऑन आफ्टर 5 days या 3 days, इस टाइप से आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। बट अगर 2 दिन बाद कोई उसी ऐड को देखता है, ठीक है, जैसे कि आपकी सेल एंड हो रही है किसी मंथ के 15 तारीख को, ठीक है, आज आपने ऐड लगाया,
तो आपको लगता है आज मैंने ऐड लगाया तो आज के दिन जो यूजर्स देखेंगे उनको लगेगा कि भाई 5 दिन बाद हमारी सेल एंड हो रही, इस तरीके से हम उनको अपना ऐड दिखाएंगे। बट सेम ऐड जब 12 तारीख को या 13 तारीख को दिखेगा किसी यूजर को, यानी जब 3 दिन या 2 दिन बचे होंगे उस सेल के एंड होने में, इन दैट केस उसमें जब डिस्क्रिप्शन लिखा होगा कि आवर सेल्स एंड्स इन 5 डेज, तब भी उन्हें वही चीज दिखाई देगी कि आवर सेल्स एंड्स इन 5 डेज। बट ऐसा तो नहीं है। जब वो हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां एक्सपीरियंस करेंगे कि भाई सेल तो अगले 2 दिन के अंदर ही एंड हो रही है। तो यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, बहुत ज्यादा आपको अलग अलग एड्स ना क्रिएट करने हो, इस टाइप की जहां पर प्रॉब्लम्स होती हैं उस तरीके से, तो आपको ऑप्शन मिलता है काउंटडाउन फंक्शन का, और इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं टेक्स्ट ऐड में। किस तरीके से हमको इंप्लीमेंट करना है इसको चलिए देखते हैं। तो सीधे चलेंगे पहले हम लोग एक ऐड टेम्पलेट के ऊपर, और वहां पर देखते हैं कैसे फंक्शन हमको दिखता है। सो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ टेक्स्ट ऐड को सेट करने पर। एक ऐड ग्रुप हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा, चलिए कोई ऐड ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर आ चुके हैं हम टेक्स्ट ऐड क्रिएट करने की टेम्पलेट पे। तो यहाँ पर मैं जैसे लिखता हूँ यहाँ पर सेल्स एंड्स इन, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर काउंटडाउन लगा देता हूँ, राइट। काउंटडाउन किस तरीके से हम लोगों को लगाना है, आपको सीधे ये यहाँ पर करली ब्रेसेस देखने हैं, राइट। सो आपको करली ब्रेसेस देखने हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है सीधे काउंटडाउन के ऊपर, और काउंटडाउन में आपको यहाँ से कोई डेट सेलेक्ट कर लेनी जो आपकी एंड डेट है, राइट। सो जैसे हम मानते हैं यहाँ पर 9th of August सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार। सो ये 9th of August हो गया। अगर यहाँ पर आप 00 रखते हैं यानी कि ये मिडनाइट में एंड हो जाएगा, यहाँ पर जो काउंटडाउन है वो मिडनाइट पे एंड हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पर कुछ डेट जो टाइम है वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट ध्यान रहे 24 आवर्स में होना चाहिए। यहाँ पर जैसे मैं एक बार लिख देता हूँ 20, राइट। और उसके बाद आप कब चाहते हैं कि ये काउंटडाउन स्टार्ट हो, राइट। सो अगर ये 9th है तो 5 दिन पहले ही स्टार्ट हो चुका होगा। सपोज करते हैं इसकी डेट को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, 15th करते हैं अगर, तो ये 1 2 3 4 5 यानी 10th ऑफ दिस मंथ, दिस अगस्त, ये ऐड आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये जो काउंटडाउन है बेसिकली ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऐड तो ऑलरेडी स्टार्ट होगा, सो ये काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो उसके बाद 2 ऑप्शंस आपको और मिलते हैं यहाँ पर टाइम जोन के, जो है हमारे एड अकाउंट लेवल का जो टाइम जोन है, और एड व्यूअर्स टाइम जोन है। अकाउंट लेवल का टाइम जोन क्या है कि आप जिस टाइम जोन में हैं, जिस अकाउंट से आप ऐड क्रिएट करें वो जिस टाइम जोन में है उसका टाइम जोन ही चलेगा, राइट। सो ऐसी प्रॉब्लम होती कहीं पर भी जब क्रॉस कंट्री कोई आपके ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आता है, कोई अदर कंट्री से आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आता है, वो अपनी स्पेसिफिक टाइम से आता है, ठीक है। और अगर इस टाइम के अंदर कुछ गैप है, दोनों कंट्रीज के बीच में टाइम को लेकर कुछ गैप है, तो इन दैट केस होगा क्या, जब तक वो आपकी वेबसाइट पर आएगा तो उस टाइम तक वो जो आपकी सेल्स है वो एंड हो चुकी होंगी, राइट। सो ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप इसको एड व्यूअर्स टाइम जोन पर ही सेट करें तो बेहतर है। सो इस तरीके से आप काउंटडाउन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और देखेंगे आप कि जिस तरीके से ये टाइम बीतता जाएगा उस तरीके से काउंटडाउन भी चलता रहेगा, और उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। मोबाइल पर ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और यहाँ पर डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से। बाकी आप चाहें तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, बिग सेल्स एंड्स इन 5 आवर्स, राइट। यहाँ पर 5 आवर्स दिखा रहा है, और एक बार हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर 3 डेज। तो ये एक्चुअली प्रीव्यू है, जिस तरीके से काउंटडाउन काम करेगा यहाँ पर ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा यूज होती है। और अगर आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस पे काम कर रहे हैं जिसमें काउंटडाउन को आपको लगता है कि आप काउंटडाउन को यूज कर सकते हैं, इन दैट केस आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसको मैक्सिमम अच्छे से अच्छे तरीके से इसको यूज कर सकते हैं ज्यादा सेल्स के लिए। कीवर्ड इंसर्शन के बारे में, कीवर्ड इंसर्शन क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, और गूगल एड्स में इससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है। तो गाइज अभी तक हम लोग जानते हैं कि हम एक सर्च ऐड बनाते हैं, और उस सर्च ऐड को ट्रिगर कराने के लिए हम अपने ऐड ग्रुप के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स रखते हैं। सपोज करते हैं हमने 3 कीवर्ड्स लेके रखे हुए हैं, कोई भी 3 कीवर्ड्स हैं अपने एक ऐड ग्रुप के अंदर रखे हुए हैं, और उस ऐड ग्रुप के अंदर हमने एक ऐड बनाया, और हम चाहते हैं कि जब कभी भी वो 3 में से कोई एक कीवर्ड यूजर टाइप करे तब हमारा ऐड ट्रिगर हो जाए, राइट। बट जब हम ऐड अपना डिजाइन करते हैं तो उसका एक सेट डिस्क्रिप्शन होगा, उसका एक सेट टाइटल होगा, राइट। सारी चीजें प्री डिफाइंड होती हैं, हम ऑलरेडी उनको डिफाइन करके या हम कहें डिजाइन करके रख देते हैं। तीनों जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनमें से कोई भी एक कीवर्ड अगर ट्रिगर कराता है हमारे ऐड को, तो हमारा ऐड यूजर को दिखता है, और जिस फॉर्मेट में हमने बनाया था उसी फॉर्मेट में दिखता है।
अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि हमारे ऐड की हेडलाइन के अंदर वो वाला कीवर्ड आ जाए जिसको यूजर ने टाइप किया है और हमारे ऐड ग्रुप के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। अगर वो कीवर्ड हमारे ऐड ग्रुप के अंदर है और उसी को यूजर ने क्वेरी के फॉर्म में टाइप किया है, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो प्री मेड फॉर्मेट है ऐड का वो दिखाई दे, बल्कि जो एग्जैक्ट कीवर्ड था वही कीवर्ड हम अपने ऐड में दिखा सके यूजर को, राइट। तो यूजर को काफी पर्सनलाइज लगेगा, उसे ऐसा लगेगा, एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसे ऐसा लगेगा कि जो चीज हम सर्च कर रहे थे वो एग्जैक्ट उसे ऐड में दिख रही है, राइट। तो अब थोड़ा सा सिनेरियो बना लेते हैं इसको। यहाँ पर आप देखेंगे नोटपैड में मैंने ये थोड़ा सा यहाँ से लिख रखा हुआ है ताकि आपको यहाँ पर मुझे बताने में प्रॉब्लम ना हो। मैंने मान रखा है कि ये 3 हम मेरे पास कीवर्ड्स हैं जो मेरे ऐड ग्रुप में है। मैं मोबाइल कवर्स बेच रहा हूँ, कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके थ्रू, और मैंने एक ऐड बना रखा है उन मोबाइल कवर्स को बेचने के लिए। वो ऐड है सर्च ऐड, और उसका जो ऐड ग्रुप है उसके अंदर हमने ये 3 कीवर्ड्स रखे हुए हैं, राइट। ये 3 कीवर्ड्स हमने रखे हुए। अभी हम चाहते हैं कि जब भी कोई यूजर गूगल में एक क्वेरी करेगा तो इन तीनों में से कोई एक क्वेरी सपोज करते हैं वो करता है तो हमारा ऐड उसको दिखेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर वो मोबाइल कवर्स क्वेरी करता है तो हमारी हेडलाइन में मोबाइल कवर्स आ जाए और यूजर को दिखे। अगर वो क्वेरी करता है फोन कवर्स तो हमारी हेडलाइन में फोन कवर्स आ जाए और वो यूजर को दिखे, राइट। अगर वो क्वेरी करता है बेस्ट मोबाइल कवर्स ऑनलाइन इन इंडिया तो ये हमारे हेडलाइन में आ जाए, हमारी ऐड की हेडलाइन में आ जाए और वो चीज यूजर को दिखे, राइट। तो अब ये किस तरीके से करना है, तो हेडलाइन को मैं डिजाइन करने की कोशिश करता हूं। यहां पर इसको कर देते हैं हम जैसे बाय, ठीक है, बाय। और उसके बाद हम यहां चाहते हैं कीवर्ड इंसर्शन हो सके। सो कीवर्ड इंसर्शन के लिए हमें सीधे करली ब्रेसेस पे क्लिक करना है, कीवर्ड इंसर्शन को सेलेक्ट करना है, और जो भी कीवर्ड होगा ऐड ग्रुप के अंदर का, जिसने भी हमारे ऐड को ट्रिगर किया होगा, जिस भी कीवर्ड ने ऐड को ट्रिगर किया होगा वो कीवर्ड यहां शो हो जाएगा। बट ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसे सिनेरियोस क्रिएट हो सकते हैं जिन केसेस में वो कीवर्ड यहां पर ना शो हो पाए। अभी मैं बताऊंगा कौन से केसेस हो सकते हैं। किसी भी केसेस में अगर वो कीवर्ड यहां पर नहीं शो हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट कोई एक टेक्स्ट यहां पर शो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हर बार आप चाहते हैं कि वही चीज शो, कोई कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जब वो नहीं शो होता है, तो कुछ ना कुछ तो शो होना चाहिए। उसको हमने नाम दे दिया डिफॉल्ट टेक्स्ट, वो डिफॉल्ट टेक्स्ट वहां पर शो होगा। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, जो मैंने लिखा था डिफॉल्ट टेक्स्ट मैंने ले रखा है मोबाइल कवर्स ऑनलाइन। अब यहां पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, टाइटल केस, सेंटेंस केस और लोअर केस। ये क्या है, ये डिसाइड करते हैं कि जो भी आप यहां पर एंटर कर रहे हैं उसमें टाइटल केस में वो होगा, मतलब टाइटल केस में रिजल्ट आएगा। टाइटल केस क्या होता है, जो जो पूरा सेंटेंस है उसमें जो वर्ड्स हैं, स्टार्टिंग का जो अल्फाबेट होगा हर वर्ड का वो कैपिटल हो जाएगा। सेंटेंस केस में क्या होगा, जो पूरा सेंटेंस है उसमें पहला जो एक अल्फाबेट होगा वो कैपिटल हो जाएगा। लोअर केस में सारी चीजें लोअर रहेंगी, ठीक है, लोअर जो लोअर अल्फाबेट्स ऑर्डर्स हैं उनमें रहेंगी, राइट। सो ये आप कर सकते हैं। इसको कर देते हैं हम लोग अप्लाई, फाइन। सो अभी क्या दिख रहा है आपको, बाय मोबाइल कवर्स ऑनलाइन, क्योंकि ये एक्चुअली यहाँ पर आपको जो भी दिख रहा है ये फॉर्मेट दिख रहा है, एक प्रीव्यू दिख रहा है, तो यहाँ पर मोबाइल कवर्स ऑनलाइन ही दिखेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही चीज शो होती है। बट अगर यूजर यहाँ पर कोई जो वो कीवर्ड टाइप करेगा, अगर वो होता है हमारा मोबाइल कवर, जैसे यूजर ने टाइप किया मोबाइल कवर्स और यही वाला हमारे ऐड ग्रुप के अंदर भी है, तो उसको दिख जाएगा मोबाइल कवर्स, राइट। ये उसको यहाँ पर मोबाइल कवर्स दिख जाएगा और ये डिफॉल्ट वाला नहीं दिखेगा, राइट। उसको नॉर्मली इस तरीके से ऐड दिखेगा बाय मोबाइल कवर्स, राइट। अगर वो सेकंड वाला ये जो कीवर्ड है इसको टाइप करता है अपने गूगल में तो उसको कुछ इस तरीके का ऐड दिखेगा, ठीक है, डिफॉल्ट वाला नहीं दिखेगा। लेकिन डिफॉल्ट वाला ऐड डिफॉल्ट वाला जो टेक्स्ट है वो किस केस में दिख सकता है, वो दिख सकता है इस वाले केस में। जैसे हमने यहाँ बाई लिख रखा है, बाई और ये पूरा सा, बट ये तो अब यहाँ पर कैरेक्टर लिमिट है तो ये इतना बड़ा जो कीवर्ड है ये हमारे ऐड को तो ट्रिगर करा दे रहा है, बट क्या ये कीवर्ड पूरे का पूरा यहाँ पर शो हो सकता है, नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा, क्योंकि ये अपनी कैरेक्टर लिमिट के बियॉन्ड जा रहा है तो हमारा डिफॉल्ट टेक्स्ट शो होगा। अदरवाइज आप चाहें तो इसको हेडलाइन में, ये जो हमने कीवर्ड इंसर्शन को देखा है इसको हेडलाइन में आप यूज कर सकते हैं, हेडलाइन 2 में यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इनको यूज कर सकते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से लोग जो एडवर्ड्स के ऊपर काम करते हैं
वो ऐसी छोटी छोटी चीजों को कई बार मिस कर जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरीके से जितनी भी फंक्शनैलिटी है गूगल एड्स की उनको एक्सप्लोर करें। अगर आपको लगता है कि मेरा एक कैंपेन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, हम इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक दूसरा छोटा कैंपेन सेट करें, उसमें इस तरीके की चीजों को एक्सपेरिमेंट करें। हो सकता है आपका जो ROI है वो इंक्रीज हो जाए, या जो भी हम बात कर रहे हैं कि जो भी मैट्रिसेस हैं, जो निगेटिव मैट्रिसेस हैं वो डिक्रीज हो, जिनको इंक्रीज होना चाहिए इंक्रीज हो। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आपको करते रहने पड़ेंगे ताकि आप और अच्छी तरीके से अपने एड्स को और अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर पाएं। चेंज हिस्ट्री के बारे में, गूगल एड्स में चेंज हिस्ट्री क्या होती है, ये हमें क्या बताती है। चलिए सीधे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर और वहीं पर देखते हैं कि हमें इसमें कौन कौन से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं चेंज हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि आपके जो एडवर्ड्स अकाउंट है, आपका जो गूगल एड्स का अकाउंट है, इसमें अलग अलग लेवल्स पर, चाहे हम बात करें कैंपेन लेवल की या एड ग्रुप लेवल की या कीवर्ड्स लेवल की, बिडिंग की, इन सारी चीज़ों की, तो इन लेवल्स पर जो जो चेंजेस होते हैं वो यहाँ आपको लिस्ट के फॉर्म में दिखाई देंगे। बाकी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अपनी डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट रेंज के बीच के चेंजेस आपको मॉनिटर करने हैं, राइट। सो एक बार में अगर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप गूगल एड्स के ऊपर अपने चेंजेस करते हैं बट वो याद नहीं रहता है कि आपने कौन सा चेंज कब किया था, या किसी चेंज को अगर आपको अंडू करना है, राइट, कोई गलती से कोई चेंज हो गया और उसे अंडू करना है, तो आप यहाँ पर चेंज हिस्ट्री में उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और साथ ही साथ यहीं से उसको वापस अंडू भी कर सकते हैं। तो आप प्रीवियस वाली जो स्टेज है उसमें पहुंच जाएंगे। तो चलिए एक बार यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, सबसे पहले ऑल चेंजेस हैं, राइट। तो यहाँ पर एक लिस्ट है पूरी ऑल चेंजेस की जो आपने चेंजेस किए हैं। उसके बाद अकाउंट लेवल के चेंजेस हैं जो वो हैं, एड्स के चेंजेस हैं, बिड, बजट, कन्वर्जन चेंजेस, कीवर्ड चेंजेस, लगभग 100 कीवर्ड चेंजेस किए गए हैं वो दिख रहे हैं। तो एक बार अगर आप देखेंगे, एक बार आते हैं किसी एक को एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पर आप चाहें तो देख रहे हैं कि किस डेट को कितने बजे यहाँ पर चेंज हुआ था और क्या किया गया था। 5 ब्रॉड मैच कीवर्ड्स वर एडेड, राइट। कहां पर ऐड किए गए, किस कैंपेन में ऐड किए गए मतलब, और किस ऐड ग्रुप में ऐड किए गए। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है चेंज हिस्ट्री से जो आपको पता चलती है, ये है कि जिस वक्त आप अपने गूगल एड्स का एक्सेस दूसरी आईडीज को भी देते हैं, राइट, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा गलती भी मत करें कि जैसे अगर 5 लोग गूगल एड्स को ऑपरेट कर रहे हैं, आपके गूगल एड्स अकाउंट के ऊपर 5 लोग काम करते हैं, तो ये मत करें आप कि एक ही आईडी से पांचों को एक्सेस दें। कहने का मतलब ये है कि एक ही जो गूगल आईडी है उसी का पासवर्ड आप पांचों को दे दें, तो पांचों सेम आईडी से एक्सेस करते हैं, ठीक है। सेम आईडी से एक्सेस करने में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब कभी कोई पर्सन चेंज करेगा तो यहाँ पर क्या दिखेगा, उसी आईडी का नाम दिखेगा। बट जब आप एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट, जैसे आपने अपने गूगल एड्स अकाउंट का एक्सेस किसी दूसरी आईडी को दे दिया, किसी दूसरी गूगल आईडी को दे दिया, तो इन दैट केस अगर उस आईडी से कोई चेंज होता है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस आईडी से चेंज हुआ या किस पर्सन ने चेंज किया। तो जैसे मैं बताता रहता हूं हमेशा कि एजेंसी सेटिंग्स में या जब आप टीम सेटिंग्स में काम करेंगे तो आपकी जो एक आईडी होती है उसी आईडी के से सारे जो यूजर्स हैं वो नहीं ऑपरेट करते हैं। जनरली सबको अलग इंडिविजुअल आईडी से ऑपरेट करना पड़ता है और उसका रीजन यही होता है कि उनके चेंजेस को ट्रैक किया जा सके, किसने कब कौन सा चेंज किया था, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए साथ में आपको यहाँ पर अंडू का भी ऑप्शन दिख रहा है और किस कैंपेन लेवल पर चेंज हुआ, किस एड ग्रुप लेवल पर की कीवर्ड्स में चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। नेटवर्क चेंजेस, स्टेटस चेंजेस, राइट, पॉज, स्टार्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं तो ये भी आप देख रहे हैं स्टेटस चेंजेस हैं, टारगेटिंग चेंजेस। तो लगभग सारी चीज़ें, जितने भी चेंजेस से रिलेटेड चीज़ें हैं लगभग आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। आप उनको ट्रैक कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये समझने में कि लास्ट चेंज हमने कौन सा किया था। साथ ही साथ आप चाहें तो इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। मैं जनरली गूगल शीट्स प्रिफर करता हूँ क्योंकि कुछ चेंजेस को अगर मुझे मॉनिटर करना होता है, जैसे मैं अगर देखना चाहूँ कि 1 महीने पहले मैंने कुछ एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट, सपोज करते हैं 15 दिन में मैंने कौन कौन से चेंजेस किए थे, अगर इसे मुझे मॉनिटर करना है या इसे मुझे सेव करना है तो मुझे सीधे क्या करना होता है, इस यहाँ पर अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना होता है, जो डेट स्लॉट है एक्चुअली डेट स्लॉट सेलेक्ट करना होता है और उस डेट स्लॉट को यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया और उसके बाद यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे अगर हम जनरली मैं जो प्रेफर करता हूँ वो गूगल शीट्स ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें क्या है कि आप इसको डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं दूसरी आईडीज के साथ, राइट। सो और साथ ही साथ आप एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं उसमें। तो मेरे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, आपके लिए जो भी फॉर्मेट ठीक हो उसको आप कर सकते हैं और लगभग बहुत सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर आपको
मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा जो हम कहें कि चेंज हिस्ट्री है ये काम करती है और इस तरीके से आपको इससे बेनिफिट्स मिलते हैं। बाकी अगर बात करें हम लोग, एक बार इसको मैं थोड़ा सा टाइम इसका इंक्रीज करता हूँ यहाँ पर ताकि कुछ डेटा आ जाए। सो ओवरऑल चेंजेस 1.3 के प्लस चेंजेस हुए हैं यहाँ पर। आप चाहें तो यहाँ पर और फिल्टर्स लगा सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा लेवल तक हम चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आइटम चेंज है तो आइटम चेंज में आप देख सकते हैं ना कौन सी चीज़ चेंज हुई है, कीवर्ड, एक्सटेंशन, ऐड, कैंपेन, ऐड ग्रुप, ये आप देख सकते हैं राइट। दूसरे कौन से ऑप्शन हैं एक बार उनको भी देखते हैं हम लोग। एंड टूल के बेसिस पर आप कर सकते हैं यहाँ पर। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था यूज़र लेवल पर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे। सो यूज़र लेवल पर आप देख सकते हैं कि किसके चेंजेस आप मॉनिटर करना चाहते हैं। तो ये बहुत कन्वीनियंट चीज़ है, आप इसको एक नॉर्मल छोटा सा टूल न समझें, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जब आप टीम सेटिंग्स में काम करते हैं और उस वक्त आप इस बात को ट्रैक करना चाहते हैं कि कौन सा यूज़र किस वक्त चेंज करा और उसने क्या चेंजेस किए हैं। बिट सिमुलेटर के बारे में, आखिर ये बिट सिमुलेटर क्या होता है और किस तरीके से गूगल एड्स में बिट सिमुलेटर को यूज करते हैं और हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं बिट सिमुलेटर से। चलिए सीधे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर और वहीं पर मैं आपको बताता हूं कि बिट सिमुलेटर क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मेरे ये एड ग्रुप वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर जो हमारे एड ग्रुप दिख रहे हैं ये एक्चुअली एक वीडियो कैंपेन है कि वीडियो एड से रिलेटेड कैंपेन है। तो ये उसके एड ग्रुप्स हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैक्स सीपीवी के नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एड ग्रुप बिट सिमुलेटर का। तो ये हमारा एड ग्रुप बिट सिमुलेटर यहाँ पर हमें दिखाई देता है। अब ये करता क्या है? सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पर बिडिंग कर रहा हूँ 20 पैसे में, ठीक है। मैंने 20 पैसे में बिडिंग करी और ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया अपने 20 पैसे को लेकर। उसके बेसिस पर मेरे ऐड को कुछ इंप्रेशंस मिले होंगे और उसके बाद उसको क्लिक्स मिले होंगे, यानी कि हमारा ऐड कुछ परफॉर्मेंस दे रहा होगा, किसी तरीके से हमारे ऐड ने परफॉर्म किया होगा। बट मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैंने उस वक्त 30 पैसे बिडिंग करी होती या 40 पैसे बिडिंग करी होती या जो मैंने यहाँ पर मैक्स सीपीवी सेलेक्ट किया है ये 50 पैसे सेलेक्ट किया होता, उस वक्त मेरी परफॉर्मेंस कैसे होती? यानी मैं पास्ट का जो मेरा प्रोडिक्शंस हो सकते हैं, मतलब पास्ट का जो मेरी परफॉर्मेंस हो सकती थी उसको मैं एनालाइज करना चाहता हूँ। सो वो चीजें आप बिट सिमुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं बिट सिमुलेटर के ऊपर और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 20 पैसा आपको करंट दिख रहा है, ठीक है। यानी ये जो हमारी बिडिंग अमाउंट है सीपीवी करंट जो है वो है हमारा 20 पैसा। इसके ऊपर इतने व्यूज, इतनी कॉस्ट और इतने इंप्रेशंस हमें मिले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ये जो डेटा है वो वीकली प्रेडिक्शन है, ठीक है। और ये प्रेडिक्शन किस तरीके का? ये एक्चुअली पास्ट प्रेडिक्शन है, ठीक है। यानी पास्ट जो डेटा है ये वो उसका एनालिसिस है, ठीक है। इसके बेसिस पर आप फ्यूचर डिसीजंस ना लें, ठीक है। या मैं ये बात कहूं आपसे कि इसके बेसिस पर अगर आप फ्यूचर डिसीजंस ले रहे हैं तो वो एकदम एक्यूरेट फ्यूचर प्रेडिक्शंस हो, ये जरूरी नहीं है। ये क्योंकि ये पास्ट के सिनेरियोज के ऊपर बेस्ड चीजें हैं कि पास्ट में जिस वक्त आपने 30 पैसा सेलेक्ट किया होता उस वक्त आपको व्यूज इतने मिलने के चांसेस थे, आपकी कॉस्ट इतनी खर्च हो सकती थी, आपको इंप्रेशंस इतने मिल सकते थे। ये पास्ट का है, पास्ट का एक वीक का, ठीक है। बट आपको मिला कितना? ये वाली सारी चीजें मिली क्योंकि हमने इसके ऊपर बिडिंग करी थी। इसी तरीके से अगर आपने बिडिंग 60 पैसे पे की होती, कॉस्ट पर व्यू जो आप मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू सेलेक्ट करते हैं वो अगर आपने 60 पैसा सेलेक्ट किया होता उस वक्त आपको इतने व्यूज मिलने के चांसेस थे, आपकी कॉस्ट कुछ इतनी आती, ठीक है, और आपके इंप्रेशंस कुछ इतने आते। वही चीजें यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्म में भी आपको दिख रही हैं कि इस तरीके से आपको इस वाली एक्सेस पे आपको व्यूज दिख रहे हैं और इस वाली एक्सेस पे आपको कॉस्ट दिख रही है और यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी बिडिंग सेलेक्ट। तो बिडिंग सेलेक्टेड के हिसाब से आपके जो पास्ट है उसमें किस तरीके से आपका जो ये एड ग्रुप है वो परफॉर्म करता, ये आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनके बेसिस पर थोड़ा बहुत आप फ्यूचर की जो फ्यूचर के आपके चेंजेस है वो कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि फ्यूचर के जो आप चेंजेस करेंगे वो इस प्रेडिक्शन के बेसिस पर जो आप चेंजेस करेंगे वो आपके काम आए। उसका रीजन मैं अगर बताऊं तो ये देखिए, ये आपने जो 20 पैसे यहाँ पर बिडिंग लगाई थी उस 20 पैसे की बिडिंग के साथ आपके ऐड ने एक ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया होगा। उस वक्त ऑक्शन में आपके कॉम्पिटिटर्स भी होंगे। सो ये उस वक्त की परफॉर्मेंस है। अब फ्यूचर में उन कॉम्पिटिटर्स ने अपना बिडिंग रेट वगैरह अगर चेंज कर दिया तो ये मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ की डेटा से
आप वहां पर कोई रिजल्ट ले पाए, क्योंकि फ्यूचर में तो उन लोगों ने चेंज कर दिया। सो अब आप सोच रहे हैं कि आपको इसके ऊपर आपको यही परफॉर्मेंस मिल जाएगी, तो फिर से जब फ्यूचर में आपका ऑक्शन होगा और आप मानते हैं कि हमने ये चीज सेलेक्ट करी है, तो नए तरीके के ऑक्शन में नए तरीके के कॉम्पिटिटर्स होंगे, नए तरीके की बिडिंग, उनकी बिडिंग स्ट्रेटेजीज होगी, उनके बीच में पूरे सिनेरियोस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहां से आता है कि आखिर ये डेटा गूगल एड्स के पास आती कैसे? तो जिस वक्त आप 20 पैसे के ऊपर बिडिंग करके ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, उसी वक्त गूगल का एआई सिस्टम आपको उसी ऑक्शन में पार्टिसिपेट कराता है 30 पैसे पे, 40 पैसे पे, 50 पैसे पे, और वो पूरी डेटा को यहां पर लाकर आपको दे कि किस तरीके से उस वक्त उस ऑक्शन में आपके 40 पैसे के ऊपर परफॉर्मेंस आई होगी। ठीक है, क्योंकि आपने 20 पैसे सेलेक्ट किया, इसलिए आपको जो परफॉर्मेंस आपको मिलती है वो 20 पैसे पे ही मिलती है। बट गूगल के पास ये डेटा आ जाती है क्योंकि वहां पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स अपनी अपनी बिडिंग के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। सो उसको पता है कि ऑक्शन में 30 पैसे पे अगर आप आते तो कहां पर आप रैंक करते, आपका एड किस तरीके से परफॉर्म करता है, उसको कितने इंप्रेशन क्लिक्स मिलते हैं। बट एक्चुअली क्योंकि आपने वो ऑप्ट नहीं किया, इसलिए वो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। बट गूगल के पास डेटा है कि अगर आपने ऐसा किया होता तो आपको इस तरीके से परफॉर्मेंस मिलती, क्योंकि सारी चीजें फिक्स है। 20 पैसा आपने सेलेक्ट किया तो 20 पैसे के हिसाब से आपको रिजल्ट मिल गया, आपने 30 पैसे सेलेक्ट किया होता तो 30 पैसे के हिसाब से आपको रिजल्ट मिल जाता। ठीक है, सो ये पास्ट इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पर आप कोई बहुत स्ट्रिक्ट जो है फ्यूचर प्रेडिक्शन ना करें, कोई बहुत स्ट्रिक्ट फ्यूचर डिसीजन ना ले, बट थोड़ी सी आपको हेल्प मिल सकती है। बाकी गूगल एड्स के जो दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनको भी आप एनालिसिस करेंगे और उनके बेसिस पर फिर फर्दर आप जो है अपनी बिडिंग स्ट्रेटजीज को चेंज करते हैं या आपकी जो भी बिडिंग अमाउंट है उसको चेंज करते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक था बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।